इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलो यार आज पर्यावरण वाला चैप्टर पूरा करते हैं। बिल्कुल टेंशन मत लेना, एकदम आसान भाषा में समझेंगे, जैसे दोस्त आपस में बात करते हैं। सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा और एग्जाम में पक्का याद आएगा। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। तो देखो, चैप्टर की शुरुआत एक कहानी से होती है। एक लड़का है रवि, जो छुट्टियों के बाद स्कूल जा रहा है। और वो देखता है कि उसके स्कूल के पास जो खेलने का मैदान था, वहाँ खुदाई हो रही है। हाँ, और उसे ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे पता चलता है कि वहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है। ये सुनकर रवि उदास हो जाता है, क्योंकि उसका वो खेलने का मैदान, जहाँ हरी हरी घास थी, फूल थे, वो तो चला गया। और वो ये बात जाकर अपनी टीचर को बताता है। हाँ, और देखो यहीं से असली बात शुरू होती है। टीचर ने कहा जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वही पर्यावरण है। कितनी सीधी सी बातें हैं ना। बिल्कुल, इसका मतलब बहुत आसान है। हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं, चाहे वो जिंदा हो या बेजान, सब मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। तो रवि के दिमाग में तुरंत सवाल आया, अच्छा तो इसका मतलब स्कूल की बिल्डिंग, क्लास की मेज कुर्सियां, खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट और मेरे दोस्त, ये सब पर्यावरण का हिस्सा है। हाँ तो टीचर ने कहा, हाँ बिल्कुल सही, पर रुको, इसमें दो तरह की चीजें हैं। कुछ प्रकृति ने बनाई हैं, जिन्हें हम प्रकृति निर्मित कहते हैं, जैसे पहाड़, नदियां, पेड़, जानवर। एकदम सही। और कुछ इंसानों ने बनाई हैं, मतलब मानव निर्मित। जैसे सड़क, कारें, कपड़े, किताबें, ये सब। तो मतलब जो नेचर से मिला वो प्राकृतिक, और जो हमने बनाया वो मानव निर्मित। कितना आसान है। हाँ बिल्कुल। अब देखो, यहाँ एक डायग्राम आता है जो बहुत जरूरी है। ये बताता है कि पर्यावरण किन किन चीजों से मिलकर बना है। इसे पर्यावरण के घटक कहते हैं ना। हाँ, पर्यावरण के घटक। पहला है प्राकृतिक। इसमें वो सब आता है जो नेचर ने दिया है। जैसे जल यानी पानी, हाँ। इसको एक खास नाम दिया गया है, जल मंडल। हाँ। फिर है वायु यानी हवा, उसे कहते हैं वायुमंडल। और स्थल मतलब जमीन, ये हुआ स्थल मंडल। और चौथा सजीव, हाँ। मतलब जिसमें जान हो, अच्छा, तो इसमें सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु आ गए। इसे जैव मंडल कहते हैं। बिल्कुल, तो ये चार हो गए प्राकृतिक घटक। अब दूसरा है मानव निर्मित, ये तो नाम से ही साफ है, जो इंसान ने बनाया। इमारतें, पार्क, पुल, सड़कें, ये सब। फैक्ट्रियां, स्मारक। और तीसरा जो सबसे दिलचस्प है वो है मानव खुद। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक अकेला इंसान, उसका परिवार, उसका समुदाय। धर्म, पढ़ाई लिखाई, आर्थिक और राजनीतिक हालात, ये सब भी पर्यावरण का हिस्सा है। बिल्कुल। और दो शब्द और हैं जो याद रखने हैं, जीविया और अजीविया। अच्छा ये क्या है? जीविया मतलब जिनमें जीवन हो, बायो मतलब लाइफ। जैसे पेड़ पौधे और जानवर। हाँ, और अजीविया मतलब जिनमें जीवन न हो, जैसे जमीन, पहाड़, पानी। ठीक है, समझ गई। चलो अब प्राकृतिक पर्यावरण की उन चार हिस्सों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरूर। पहला है स्थल मंडल, जिसे लिथोस्फीयर भी कहते हैं। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत है, जिस पर हम सब रहते हैं। अच्छा, ये चट्टानों और खनिजों से बनी है और इस पर मिट्टी की एक पतली सी परत होती है। हाँ, और इसी पर हमें जंगल, खेती के लिए जमीन और रहने के लिए घर मिलते हैं। ठीक है, दूसरा है जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर। ये है पानी की दुनिया। नदी, झील, समुद्र, महासागर, जहां भी पानी है वो जलमंडल है। और हम सब जानते हैं कि पानी के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। बिल्कुल। अब तीसरा है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ये हवा की एक पतली चादर जैसी है, जो पृथ्वी के चारों ओर लिपटी हुई है। और पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, मतलब ग्रेविटी, वो इसे खींच के रखती है। सही कहा। ये हमें सूरज की हानिकारक किरणों और तेज गर्मी से भी बचाती है। और मौसम में जो भी बदलाव होते हैं वो भी इसी वायुमंडल के कारण होते हैं। हाँ बिल्कुल। और चौथा है जैव मंडल, बायोस्फीयर। ये वो तंग सी जगह है जहाँ जमीन, पानी और हवा तीनों एक दूसरे से मिलते हैं और जीवन को मुमकिन बनाते हैं। मतलब जहां भी पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते हैं वो जैव मंडल है। ठीक है, ये चारों मंडल तो समझ आ गए। अब एक नया और बहुत जरूरी शब्द आता है पारितंत्र, यानी इकोसिस्टम। अच्छा, इसे भी एक कहानी से ही समझाया गया है। हाँ, रवि की क्लास एनसीसी कैंप में है। उसकी एक दोस्त है जेसी, जो केरल से है। वो कहती है कि देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। वहीं रवि जो जैसलमेर राजस्थान से है, वो कहता है कि हमारे यहाँ तो बारिश होती ही नहीं, दूर दूर तक सिर्फ रेत और कीकर के पेड़ दिखते हैं। और ऊंट भी मिलते हैं। तब रवि के मन में एक सवाल आता है। क्या सवाल? वो सोचता है अलग अलग जगहों पर जानवर, पेड़ पौधे और लोगों के रहने का तरीका इतना अलग अलग क्यों है? क्या इन सबका आपस में कोई रिश्ता है? हाँ, और टीचर ने जवाब दिया, हाँ बहुत गहरा रिश्ता है। देखो, सभी पेड़ पौधे, जानवर और इंसान अपने आसपास के माहौल पर निर्भर करते हैं। और अक्सर एक दूसरे पर भी निर्भर होते हैं। हाँ, और जीवों का आपस में और अपने आसपास के भौतिक और रासायनिक माहौल के साथ यही जो रिश्ता है, इसी को पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। अच्छा, तो मतलब एक पारितंत्र बहुत बड़ा, जैसे एक जंगल जितना बड़ा भी हो सकता है। और एक छोटे से तालाब जितना छोटा भी हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है, अब बात करते हैं इंसानों की, मानवीय पर्यावरण। हाँ, देखो इंसान पर्यावरण के साथ इंटरैक्ट करता है, मतलब बातचीत करता है और अपनी जरूरत के हिसाब से उसे बदल देता है ना। हजारों साल पहले तो ऐसा नहीं था, है ना? नहीं, हजारों साल पहले इंसान प्रकृति के हिसाब से जीता था, जो मिलता था उसी में गुजारा करता था। लेकिन समय के साथ जरूरतें बढ़ी। हाँ, उसने खेती करना, जानवर पालना और एक जगह बसना सीख लिया। फिर पहिए का आविष्कार हुआ, व्यापार शुरू हुआ, औद्योगिक क्रांति आई, जिससे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी, ट्रांसपोर्ट तेज हुआ। और आज तो इंटरनेट ने पूरी दुनिया को ही जोड़ दिया है। सही कहा। ये सब इंसान द्वारा पर्यावरण में किए गए बदलाव हैं। किताब में एक बहुत जरूरी बात कही गई है। क्या? कि प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच एक सही संतुलन बहुत जरूरी है। हाँ, हमें पर्यावरण का इस्तेमाल ऐसे करना चाहिए कि वो नष्ट ना हो। यहाँ दो छोटी छोटी मगर जरूरी बातें और हैं। एक है वस्तु विनिमय पद्धति। बार्टर सिस्टम। इसका मतलब है चीजों की अदला बदली बिना पैसे के इस्तेमाल के। जैसे किसी ने अनाज के बदले कपड़े ले लिए। हाँ, पुराने जमाने में ऐसा ही होता था। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। ये तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिल्कुल। तो लो, चैप्टर हो गया खत्म। अब फटाफट 2 मिनट में इसका क्विक रिवीजन कर लें। हाँ बिल्कुल, ताकि एग्जाम से पहले बस इन पॉइंट्स पर नजर मारनी पड़े। ठीक है, तो पहला पॉइंट, पर्यावरण, हमारे आसपास जो कुछ भी है वो पर्यावरण है। आसान। दूसरा, पर्यावरण के घटक 3 तरह के हैं। प्राकृतिक, जिसमें हवा, पानी, जमीन आते हैं। मानव निर्मित, जैसे सड़क, इमारतें। और मानव खुद। ठीक है, अब प्राकृतिक पर्यावरण के 4 मंडल। पहला स्थल मंडल, यानी जमीन की ऊपरी ठोस परत। दूसरा जल मंडल, यानी पानी वाला सारा क्षेत्र। तीसरा वायुमंडल, यानी पृथ्वी के चारों ओर हवा की परत। और चौथा जैव मंडल, वो क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है। बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट है पारितंत्र या इकोसिस्टम। सभी जीवों का आपस में और अपने आसपास के पर्यावरण के साथ जो रिश्ता है उसे पारितंत्र कहते हैं। बिल्कुल। और मानवीय पर्यावरण, इंसान अपनी जरूरतों के लिए पर्यावरण में जो बदलाव करता है। और आखिर में 2 जरूरी फैक्ट्स। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और वस्तु विनिमय का मतलब है बिना पैसे के चीजों का लेन देन। बस इतना अच्छे से समझ लिया तो इस चैप्टर से कोई सवाल नहीं छूटेगा। अब तुम पूरी तरह से तैयार हो। ऑल द बेस्ट। तो ये बिल्कुल एक प्याज की तरह है, एक के ऊपर एक कई सारी परतें। हाँ, या फिर कह सकते हैं एक उबले हुए अंडे की तरह। उबला भंडा। हाँ, उसका छिलका कितना पतला होता है ना। हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, जिसे परपटी कहते हैं, वो भी कुछ वैसी ही है। अच्छा, मतलब इतनी पतली। बिल्कुल। और मजेदार बात ये है कि हम इसी पतले से छिलके पर रहते हैं। हमारे शहर, महाद्वीप, महासागर, सब कुछ। और अगर आप पृथ्वी के पूरे वॉल्यूम को मान लीजिए 100% माने, तो ये परपटी सिर्फ 1% है। सिर्फ 1%। 1%। 84% तो सिर्फ बीच की परत यानी मेंटल है, और बाकी 15% सबसे अंदर का हिस्सा, मतलब क्रूड। वाह,
तो इस 1% में भी मतलब कोई फर्क होगा जमीन और समंदर के नीचे? हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। इस 1% में भी दो तरह की परतें हैं। एक तो वो जमीन जिस पर हम खड़े हैं, महाद्वीपीय परत? बिल्कुल महाद्वीपीय परत। ये करीब 35 किलोमीटर मोटी है और ये बनी है सिलिका और एल्यूमिना से। सिलिका और एल्यूमिना? हाँ, इसीलिए शॉर्ट में इसे सियाल कह देते हैं। सियाल, ओके। और समंदर के नीचे वाली? और दूसरी है समंदर के नीचे वाली जमीन यानी महासागरीय परपटी। ये बहुत पतली होती है, सिर्फ 5 किलोमीटर। सिर्फ 5? हाँ, और ये बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से। अच्छा, तो वो सियाल था तो ये सिमे होगा। एकदम सही, सिमे। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से पृथ्वी के अंदर की पूरी कहानी शुरू होती है। तो इस परत के ठीक नीचे फिर मेंटल, जो 2900 किलोमीटर तक फैला है। हाँ, 2900 किलोमीटर, और उसके भी अंदर पृथ्वी का केंद्र यानी क्रोड। सोचिए, एक ऐसी गेंद जिसकी त्रिज्या ही 3500 किलोमीटर हो। और ये कोई मतलब साधारण जगह नहीं है। यहाँ तापमान और दबाव इतना ज्यादा है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मुख्य रूप से निकल और लोहे से बना है। निकल और लोहा, निफे? निफे, बिल्कुल। इसी वजह से यहाँ इतना ज्यादा घनत्व और इतनी गर्मी है। यानी हम जिस जमीन पर चल रहे हैं वो असल में एक बहुत बड़े गर्म गोले के ऊपर एक बहुत ही पतली ठंडी सी परत है। एकदम। इंसान ने आज तक जो सबसे गहरी खान खोदी है वो दक्षिण अफ्रीका में है, और वो भी सिर्फ 4 किलोमीटर गहरी है। हाँ, सिर्फ 4। और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है, हमें समंदर की सतह में उतना गहरा गड्ढा खोदना होगा, जो अभी तो नामुमकिन लगता है। बिल्कुल। तो अब सवाल यह है कि ये जो परतें हैं, ये परपटी, ये बनी किस चीज से हैं? ये बनी है शैलों से, यानी चट्टानों से? हाँ, चट्टानों से। कोई भी प्राकृतिक टुकड़ा जो खनिज पदार्थों से बना हो और पृथ्वी की भारी परत बनाता हो उसे शैल कहते हैं। ये तो अलग अलग रंग, आकार, बनावट की होती है। बिल्कुल। और इन शैलों के कह सकते हैं 3 मुख्य परिवार हैं। 3 परिवार? हाँ, पहला आग्नेय शैल, इग्निस रॉक। आग्नेय मतलब आग से जुड़ा हुआ, पिघला हुआ मैग्मा? बिल्कुल। जब ज्वालामुखी से निकलने वाला गर्म लाल लावा ठंडा होकर जम जाता है तो वो आग्नेय शैल बन जाता है। अच्छा। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। प्राइमरी रॉक्स, क्योंकि बाकी सब इन्हीं से बनती होंगी। एग्जैक्टली। अब इसमें भी 2 किस्से हैं। ओके। एक वो जब लावा पृथ्वी की सतह पर आकर बहुत तेजी से ठंडा हो जाता है, इससे बनती है बहिर्भेदी शैल या एक्सट्रूसिव रॉक्स। ये बहुत महीन दानों वाली होती है, जैसे बेसाल्ट। बेसाल्ट, ये दक्कन का पठार इसी से बना है ना? बिल्कुल, हमारा दक्कन का पठार इन्हीं बेसाल्ट चट्टानों से बना है। और दूसरा किस्सा? दूसरा किस्सा तब होता है जब मैग्मा सतह के नीचे अंदर ही अंदर धीरे धीरे ठंडा होता है। मतलब बाहर नहीं आ पाता? नहीं, अंदर ही रह जाता है। और इससे जो चट्टानें बनती हैं उनके दाने बड़े होते हैं। बड़े क्यों? क्योंकि उन्हें ठंडा होने के लिए बहुत समय मिलता है, लाखों साल। अच्छा। इन्हें अंतर्भेदी या इंट्रूसिव शैल कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ग्रेनाइट। अरे ग्रेनाइट, जिससे घरों में मसाला पीसने वाली सिलबट्टी बनती थी। हाँ, वही ग्रेनाइट। अब जब ये आग्नेय चट्टानें टूटती हैं, घिसती हैं, तो उनके छोटे छोटे कण बन जाते हैं। हवा से, पानी से? हाँ, हवा और पानी उन कणों को बहाकर कहीं और जमा कर देते हैं। और फिर लाखों सालों तक एक परत के ऊपर दूसरी परत जमती रहती है। बिल्कुल। तो दबाव के कारण ये जुड़कर एक नई तरह की चट्टान बनाती है। सीमेंट की तरह? हाँ, एक तरह से। इन्हें कहते हैं अवसादी शेल, सेडिमेंट्री रॉक्स। अवसादी, सेडिमेंटम, जिसका मतलब होता है बैठ जाना। सही पकड़ा, जैसे बलुआ पत्थर। इन अवसादी शैलों की सबसे खास बात यह है कि इनमें जीवाश्म मिलते हैं, फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब डायनासोर की हड्डियां और ये सब? हाँ, जब जानवरों या पौधों के अवशेष इन परतों के बीच दब जाते हैं तो वो लाखों साल बाद पत्थर बन जाते हैं। ये हमें पृथ्वी के इतिहास के बारे में बताते हैं। कमाल है। तो अब तीसरा परिवार? तीसरा परिवार, जब आग्नेय और अवसादी चट्टानों पर बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव पड़ता है तो उनका रूप ही बदल जाता है। रूप बदल जाता है, जैसे कोई अपना भेष बदल ले? हाँ, कुछ वैसा ही। इन्हें कहते हैं कायांतरित शैल। कायांतरित, मेटामॉर्फिक? बिल्कुल। मेटामॉर्फोस का मतलब ही है रूप में परिवर्तन। इसका कोई मजेदार उदाहरण है? सबसे शानदार उदाहरण है संगमरमर। संगमरमर? चूना पत्थर, जो एक अवसादी शैल है, जब बहुत ज्यादा ताप और दाब से गुजरता है तो वो सफेद संगमरमर में बदल जाता है। 1 मिनट, तो ताजमहल जिस संगमरमर से बना है, हाँ, वो असल में कभी एक अवसादी शैल था, मतलब चूना पत्थर। बिल्कुल। और लाल किला जो लाल बलुआ पत्थर से बना है वो एक अवसादी शैल का उदाहरण है। वाह, ये चट्टानें सिर्फ इमारतें ही नहीं बनाती, ये तो एक दूसरे में बदलती भी रहती हैं। हाँ, और इसी को कहते हैं शैल चक्र, रॉक साइकिल। रॉक साइकिल। ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। सोचिए, गर्म मैग्मा ठंडा हुआ और आग्नेय शैल बना। हाँ, फिर वो टूटा और घिसकर अवसाद बना। वो अवसाद दबकर अवसादी शैल बन गया। फिर उस पर और ताप और दाब पड़ा तो वो कायांतरित शैल बन गया। बिल्कुल। और जब कायांतरित शैल पर और भी ज्यादा गर्मी और दबाव पड़ा तो वो पिघलकर वापस मैग्मा बन गया। और फिर से वही चक्र शुरू। फिर से वही चक्र। ये एक पहिए की तरह है जो करोड़ों सालों से घूम रहा है। ये चक्र हमें यही दिखाता है कि पृथ्वी पर कुछ भी हमेशा के लिए स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है। जो आज एक मजबूत ग्रेनाइट की चट्टान है, हाँ, वो कल रेत का कण बन सकती है और परसों शायद पिघलकर वापस लावा। बिल्कुल। ये सोचने पे मजबूर करता है कि जिन चीजों को हम अपनी दुनिया में ठोस और स्थायी मानते हैं, क्या वो भी किसी ऐसे ही मतलब एक बहुत लंबे और अदृश्य चक्र का हिस्सा तो नहीं है? और कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़े बर्तन में गाढ़ा सूप उबल रहा है और उसके ठीक ऊपर कुछ कुछ बड़े बड़े और सख्त बिस्किट तैर रहे हैं। और जैसे जैसे वो सूप नीचे से उबल रहा है, गोल गोल घूम रहा है, हाँ, वो बिस्किट भी बहुत धीरे धीरे एक दूसरे से टकरा रहे हैं या एक दूसरे से दूर खिसक रहे हैं। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। हमारी जो पृथ्वी है ना, वो एकदम इसी उबलते हुए सूप और तैरते हुए बिस्कुटों की तरह काम करती है। तो आज हमारे पास जो ये पूरा रिसर्च पेपर्स और जियोग्राफिकल आर्टिकल्स का स्टैक है, हमारा मिशन बस उन ताकतों को डिकोड करना है जो हमारे इस ग्रह का नक्शा हर दिन बदल रही हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ये जो तैरते हुए बिस्किट हैं, इन्हें असल में स्थल मंडलीय प्लेटें या लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा जाता है। ये कोई छोटी मोटी चीजें तो नहीं है, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो विशाल और कठोर प्लेटें हैं जिन पर हमारे सारे महाद्वीप, विशाल समंदर और हम खुद टिके हुए हैं। और जो सूप है वो असल में पृथ्वी के अंदर का बेहद गर्म पिघला हुआ मैग्मा है ना? एकदम सही। ये मैग्मा पृथ्वी के भीतर एक वृत्तीय रूप में यानी सर्कुलर मोशन में लगातार घूमता रहता है और इसी मैग्मा के घूमने की वजह से ये विशाल प्लेटें भी गति करती हैं। लेकिन ये गति होती कितनी है? मतलब ये इतनी धीमी गति है कि साल भर में ये प्लेटें सिर्फ कुछ मिलीमीटर ही खिसक पाती हैं। कुछ मिलीमीटर? मतलब अगर हम अपनी पूरी जिंदगी भी इन प्लेटों को घूरते रहें तो हमें कोई बदलाव नजर नहीं आएगा? सही कहा। हमारी आंखों से ये बदलाव देखना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन विज्ञान के नजरिए से ये एक अटूट सच्चाई है कि जिस जमीन पर हम मजबूती से खड़े हैं वो असल में तैर रही है। तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि जमीन हमारे पैरों के नीचे एकदम स्थिर है, पूरी तरह शांत है। हाँ, लेकिन असल में पृथ्वी लगातार अपना रूप बदल रही है। इसके अंदर और बाहर एक महायुद्ध चल रहा है। एक ऐसा महायुद्ध जो बिना किसी आवाज के सदियों से चला रहा है। बिल्कुल। और इस निरंतर बदलाव और गति के पीछे मुख्य रूप से 2 ताकतें काम कर रही हैं। इन ताकतों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही हमारे ग्रह का चेहरा तय करती हैं। पहली ताकत है अंतर्जनित बल, जिसे अंग्रेजी में एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। एंडो का मतलब ही होता है अंदर, है ना? ये वो बल है जो पृथ्वी के एकदम अंदर गहराई में पैदा होता है। और दूसरी ताकत है बहिर्जनित बल यानी एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सो यानी बाहर। वही तो, ये वो ताकतें हैं जो पृथ्वी की सतह के ऊपर से काम करती हैं।
अगर हम पहले वाले बल यानी अंतर्जनित बल को विजुलाइज करें तो मुझे एक प्रेशर कुकर की सीटी के अचानक फटने की याद आती है। बहुत सटीक उदाहरण है। जब अंदर बहुत ज्यादा दबाव और गर्मी बढ़ जाती है तो वो अचानक से बाहर का रास्ता खोजती है। और अंतर्जनित बल भी बिल्कुल ऐसे ही आकस्मिक बल या सडन फोर्सेस होते हैं। हाँ, ये बिना किसी पूर्व चेतावनी के अचानक से अपना असर दिखाते हैं और भारी तबाही या बदलाव लाते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी। हम सबने टीवी या फिल्मों में देखा है कि कैसे एक पहाड़ के मुंह से अचानक आग का दरिया बहने लगता है, लेकिन ये असल में काम कैसे करता है? देखिए, ज्वालामुखी या वोल्केनो पृथ्वी की ऊपरी परत जिसे क्रस्ट कहते हैं उस पर मौजूद एक खुला हुआ छिद्र या पाइप जैसी संरचना होती है, जहां से मैग्मा बाहर आता है। बिल्कुल। जब पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ मैग्मा बहुत अधिक दबाव में आ जाता है तो वो एक निकास नली या वेंट के जरिए तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता है और सतह पर जहां से ये मैग्मा भयंकर विस्फोट के साथ लावा, राख और गैसों के रूप में बाहर फूटता है, उसे क्रेटर कहते हैं। सही कहा। ये पूरी प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली होती है कि रातों रात एक नए पहाड़ का निर्माण हो सकता है या कोई पुराना पहाड़ पूरी तरह से खत्म हो सकता है। लेकिन अंतर्जनित बल सिर्फ ज्वालामुखी तक सीमित नहीं है ना? नहीं, जब यही बल एक अलग तरीके से काम करता है तो भूकंप पैदा होता है। अभी हमने उबलते सूप वाले उदाहरण में जिन प्लेटों की बात की थी, जब वो प्लेटें एक दूसरे के साथ खिसकती हैं, रगड़ खाती हैं या टकराती हैं, हाँ, तो उनके किनारों पर बहुत ज्यादा तनाव इकट्ठा हो जाता है, जैसे एक रबर बैंड को हम बहुत ज्यादा खींचते हैं और फिर वो अचानक से टूट जाए। एकदम सही। जब वो तनाव अचानक से टूटता है तो पृथ्वी की सतह पर भयानक कंपन होता है। इसे ही भूकंप कहते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और परीक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। खबरों में हम हमेशा अधिकेंद्र या एपिसेंटर के बारे में सुनते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भूकंप असल में वहां से शुरू नहीं होता? हमने नोट्स में पढ़ा था कि जहां कंपन वास्तव में शुरू होता है उसे उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं। सही। उद्गम केंद्र पृथ्वी की गहराई में सतह के मीलों नीचे वो बिंदु है जहां से ऊर्जा वास्तव में बाहर निकलती है। और ठीक उस उद्गम केंद्र के ऊपर 90 डिग्री के कोण पर पृथ्वी की सतह पर जो बिंदु होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। तो मतलब तबाही की शुरुआत बहुत नीचे होती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा असर ठीक उसके ऊपर सतह पर दिखता है। जैसे किसी शांत तालाब में एक बड़ा सा पत्थर फेंकने पर पानी की लहरें गोल गोल बाहर की तरफ जाती हैं। भूकंप की ऊर्जा भी तरंगों के रूप में बिल्कुल वैसी ही बाहर की ओर फैलती है। अधिकेंद्र के सबसे पास वाले हिस्से में तरंगों की ताकत सबसे ज्यादा होती है। और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तीव्रता कम होती जाती है। एकदम सही। यहाँ कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। मैंने आर्टिकल्स में पढ़ा कि ये जो भूकंपीय तरंगें हैं ये सिर्फ एक तरह की नहीं होती। हाँ, विज्ञान ने इन्हें मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा है, पी, एस और एल तरंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि इनमें सबसे ज्यादा तबाही कौन सी तरंग मचाती है? बहुत अच्छा सवाल है। पी तरंगे, जिन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, सबसे तेज चलने वाली तरंगे होती हैं। ये ध्वनि तरंगों की तरह काम करती हैं, जो चेतावनी की तरह सबसे पहले पहुंचती है। अच्छा, और दूसरी वाली? दूसरी होती हैं एस तरंगे या ट्रांसवर्स तरंगे, जो प्रकाश तरंगों की तरह ऊपर नीचे गति करती हैं। ये दोनों तरंगे पृथ्वी के अंदरूनी हिस्सों से होकर गुजर जाती हैं। तो असली विलन वो तीसरी तरंग है? बिल्कुल। तीसरी है एल तरंगे या सरफेस वेव्स। पी और एस तरंगे तो जमीन के अंदर रहती हैं, लेकिन ये एल तरंगे सतह के ठीक ऊपर चलती हैं, समंदर की तूफानी लहरों की तरह। हाँ, और यही कारण है कि ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं। जब ये सतह पर आती हैं तो जमीन को इस तरह हिलाती हैं कि बड़ी-बड़ी इमारतें और पुल ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि अंतर्जनित बलों ने यानी ज्वालामुखी और भूकंप ने कहीं कोई बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया या जमीन को फाड़कर एक गहरी खाई बना दी। उन्होंने पृथ्वी की सतह को उबड़-खाबड़ या असमतल कर दिया। और प्रकृति कभी भी चीजों को असंतुलित नहीं छोड़ती है ना? बिल्कुल नहीं। यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारी दूसरी ताकत की, बहिर्जनित बलों की, यानी एक्सोजेनिक फोर्सेस की। जो चीज अचानक से बनी है उसे धीरे-धीरे तराशने, तोड़ने और सतह को फिर से समतल करने का काम ये भारी बल करते हैं। मतलब ये बल प्रकृति के मूर्तिकार हैं। और ये मूर्तिकार मुख्य रूप से 2 औजारों का इस्तेमाल करते हैं, अपक्षय और अपर्दन। हाँ, अपक्षय या वेदरिंग का सीधा सा मतलब है चट्टानों का अपनी ही जगह पर टूट फूट जाना। धूप, बारिश या तापमान के बदलने से जब कोई बड़ी चट्टान अपनी ही जगह पर कमजोर होकर छोटे टुकड़ों में चटक जाती है तो उसे अपक्षय कहते हैं। और अपर्दन या इरोजन तब होता है जब उस टूटे हुए मलबे को बहता हुआ पानी, तेज हवा या खिसकती हुई बर्फ एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाती है। और जब ये बहता हुआ पानी या हवा थक जाती है और उस मलबे को किसी नई जगह पर छोड़ देती है तो उसे निक्षेपण या डिपोजिशन कहा जाता है। तो ये एक पूरी साइकिल है, चट्टान का टूटना, सफर तय करना और कहीं और जाकर नया रूप ले लेना। इस पूरी साइकिल में बहता हुआ पानी यानी नदियां सबसे ज्यादा मेहनत करती हैं। चलिए इसे एक विजुअल मूवी की तरह देखते हैं। सोचिए एक नदी जो ऊंचे पहाड़ों से बहुत तेज गति से नीचे गिर रही है। जब वो किसी बहुत ही कठोर चट्टान या खड़ी ढलान से सीधे नीचे गिरती है तो एक बहुत ही शानदार नजारा बनता है, जलप्रपात। और दिलचस्प बात यह है कि वो पानी इतनी तेजी से गिरता है कि नीचे की नरम चट्टानों को तो काट देता है, लेकिन ऊपर की सख्त चट्टान वैसे ही बाहर की तरफ लटकी रहती है। दुनिया में से कई चमत्कार हैं, जैसे अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे नियाग्रा फॉल्स, अफ्रीका में विक्टोरिया फॉल्स और दुनिया का सबसे ऊंचा वेनेजुएला का एंजल फॉल्स। पानी की ये ताकत पहाड़ों को चीरती हुई आगे बढ़ती है, लेकिन जब यही नदी पहाड़ों से उतरकर मैदानों में आती है तो कहानी एकदम बदल जाती है। ढलान कम होने की वजह से पानी के बहने की गति बहुत धीमी हो जाती है। अब नदी सीधे रास्ते पर नहीं चल पाती, बल्कि वो किसी विशाल सांप की तरह बल खाती हुई बड़े-बड़े मोड़ लेती हुई बहने लगती है। इन विशाल और घुमावदार मोड़ों को ही विसर्प या मिएंडर्स कहा जाता है ना? बिल्कुल। समय के साथ नदी लगातार इन मोड़ों के बाहरी किनारों को काटती रहती है और अंदरूनी किनारों पर मिट्टी जमा करती रहती है। कई बार ये विसर्प इतने ज्यादा घुमावदार हो जाते हैं कि नदी का एक पूरा मोड़ कटकर मुख्य धारा से एकदम अलग हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे नदी को बुढ़ापे में शॉर्टकट मारने की आदत हो गई हो और उसने अपना पुराना घुमावदार रास्ता पीछे छोड़ दिया हो। और इस कटे हुए धनुष के आकार वाले पानी के हिस्से को चाप झील या ऑक्सबो लेक कहते हैं। सही कहा। नदी का ये सफर मैदानों में और भी करिश्मे दिखाता है। जब भारी बारिश की वजह से नदी में बाढ़ आती है तो वो अपने किनारों से बाहर बहने लगती है। और जब बाढ़ का पानी वापस उतरता है तो नदी अपने साथ लाई गई बहुत ही महीन और उपजाऊ मिट्टी को उन इलाकों में बिछा देती है। और अगर हम सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए क्यों मायने रखता है, तो दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यताएं और आज की सबसे बेहतरीन खेती इन्हीं बाढ़ग्रस्त मैदानों या फ्लड प्लेन्स पर होती है। हमारा भोजन इन्हीं बहिर्जनित बलों की देन है। हाँ, खेती के लिए ये जमीन सोने के समान होती है। बाढ़ के समय नदी के किनारों पर मिट्टी के कुछ ऊंची टीले भी बन जाते हैं, जिन्हें तटबंध या लेवीज कहा जाता है। ये प्राकृतिक दीवारें होती हैं जो नदी को एक रास्ते में बहने में मदद करती हैं। और फिर आता है नदी के सफर का अंतिम पड़ाव, समंदर का किनारा। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक का सफर तय करने के बाद जब नदी समुद्र के मुहाने तक पहुंचती है तो वो एकदम थक चुकी होती है। ढलान पूरी तरह खत्म हो जाती है। पानी का बहाव इतना धीमा हो जाता है कि नदी अपने भारी अवसाद यानी रेत, मिट्टी और कंकड़ को आगे नहीं ले जा पाती। तब नदी कई छोटी-छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। हर वितरिका अपना मलबा वहीं जमा करने लगती है, जिससे एक बहुत ही विशाल और उपजाऊ त्रिकोण के आकार का क्षेत्र बनता है। इसी को डेल्टा कहते हैं। दुनिया के सबसे घने जंगल यहीं पनपते हैं। नदी की तो बात हो गई, लेकिन समुद्र खुद भी एक बहुत बड़ा मूर्तिकार है। समुद्र के किनारे जो समुद्री तरंगे होती हैं, उनका काम करने का तरीका भी बहुत ही दिलचस्प है। समंदर की लहरों का काम तो किसी हॉलीवुड एक्शन सीन जैसा लगता है। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ी चट्टान समुद्र के किनारे खड़ी है और अथाह समुद्र की भयंकर लहरें लगातार हर सेकंड उस चट्टान से जोर-जोर से टकरा रही हैं। इन लहरों में असीम ऊर्जा होती है। सबसे पहले उस कठोर चट्टान में छोटी सी दरार आती है। समय के साथ वो दरार चौड़ी होकर एक समुद्री गुफा या सी केव बन जाती है। लेकिन लहरें वहां भी नहीं रुकती, वो गुफा के अंदर घुसकर पीछे की दीवार से टकराती रहती हैं। कुछ समय बाद वो पीछे की दीवार भी टूट जाती है और चट्टान के आर-पार एक बड़ा सा छेद हो जाता है। पानी आर-पार बहने लगता है और सिर्फ ऊपर की छत बाकी रह जाती है। इस अद्भुत प्राकृतिक आर्च को तटीय मेहराब या सी आर्च कहते हैं।
हैं। प्रकृति का ये विध्वंस यहाँ भी नहीं थमता। लहरें उस बची हुई छत के आधार को भी कमजोर करती रहती हैं, ताने समुद्र के किनारे एकदम लंबवत और सीधी खड़ी रह जाती हैं। जैसे कोई विशाल दीवार खड़ी हो। उन्हें समुद्र भृगु या सी क्लिफ कहा जाता है। पानी की शक्ति वाकई गजब है, लेकिन जब यही पानी जमकर ठोस बर्फ बन जाता है तो इसकी ताकत कैसी होती है? मैंने आर्टिकल्स में हिमनद या ग्लेशियर के बारे में पढ़ा था। हिमनद यानी बर्फ की नदियां, ये ऊंचे पहाड़ों पर या ध्रुवीय इलाकों में पाई जाने वाली विशालकाय बर्फ की परतें होती हैं। ये बहुत धीमी गति से खिसकती हैं, लेकिन इनकी ताकत किसी भीमकाय बुलडोजर से कम नहीं होती। मतलब ये अपने नीचे की जमीन को पूरी तरह छील देते हैं। करोड़ों टन भारी बर्फ जब नीचे खिसकती है तो अपने रास्ते के पत्थरों और चट्टानों को साथ घसीटते हुए गहरी खाइयां बना देती है। इन खाइयों को गर्त या होलोज कहते हैं। ये इतनी गहरी होती हैं कि इनका आकार अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा हो जाता है। और जब गर्मी आती है या बर्फ पिघलती है तो उस पिघले हुए पानी से ये गहरे गर्त भर जाते हैं। ऊंचे पहाड़ों के बीच जो खूबसूरत नीले पानी की झीलें हम देखते हैं, वो असल में इन्हीं हिमनदों द्वारा खोदे गए गड्ढे हैं। इसके अलावा हिमनद अपने साथ जो भी मलबा लाता है उसे आगे ले जाकर एक जगह जमा कर देता है ना। हाँ, बर्फ पिघलने के बाद जो मलबे का ढेर बचता है उसे हिमोड़ या ग्लेशियल मोरेन कहा जाता है। ये मलबे के ढेर इस बात का सबूत होते हैं कि किसी जमाने में यहाँ से एक विशाल हिमनद गुजरा था। अब पहाड़ों और समंदर की ठंडक से निकलकर चलते हैं एक एकदम अलग ही माहौल में, रेगिस्तान में, जहाँ हर तरफ सिर्फ रेत ही रेत है। हवा एकदम गर्म और सूखी है। ऐसे रेगिस्तान में पानी या बर्फ नहीं बल्कि पवन एक जादूगर की तरह काम करती है। रेगिस्तान में हवा एक मूर्तिकार का रूप ले लेती है। जब तेज हवा चलती है तो वो अपने साथ रेत के छोटे छोटे और धारदार कणों को उड़ाकर ले जाती है। ये रेत के कण बिल्कुल एक सैंडपेपर की तरह काम करते हैं। और जब ये रेत से भरी हवा किसी खड़ी चट्टान से टकराती है तो एक दिलचस्प चीज होती है। हवा में मौजूद भारी रेत के कण ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते, इसलिए वो चट्टान के निचले हिस्से पर सबसे ज्यादा चोट करते हैं और उसे तेजी से काटते हैं। लेकिन चट्टान का ऊपरी हिस्सा इस कटाई से बच जाता है और चौड़ा ही रहता है। कुछ सालों बाद ये चट्टान एक छतरी या कुकुरमुत्ते के आकार की दिखने लगती है, इसीलिए इन्हें छत्रक शेल या मशरूम रॉक कहा जाता है। हवा सिर्फ चट्टाने नहीं काटती बल्कि रेत के पहाड़ भी बनाती है। जब तेज हवा भारी मात्रा में रेत उड़ाकर ले जाती है और अचानक कोई रुकावट आती है या हवा धीमी हो जाती है तो वो रेत नीचे गिरकर इकट्ठा होने लगती है। और देखते ही देखते रेगिस्तान में रेत की छोटी छोटी पहाड़ियां बन जाती हैं। हवा की दिशा बदलने के साथ ये पहाड़ियां भी अपनी जगह बदलती रहती हैं। इन्हें बालू टिब्बा या सैंड ड्यून्स कहते हैं। ये रेगिस्तान की कैसी कलाकृति है जो लगातार बदलती रहती है। लेकिन क्या ये हवा का असर सिर्फ रेगिस्तान तक ही सीमित रहता है? नहीं, पवन के काम करने का एक और बहुत ही विशाल परिणाम होता है। बालू टिब्बे तो भारी रेत से बनते हैं जो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। लेकिन जब पवन अपने साथ बहुत ही महीन और हल्की रेत उड़ाती है तो वे कण हवा में तैरते हुए हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। बिल्कुल, और फिर ये कण किसी दूसरे इलाके में जाकर जमा हो जाते हैं। हवा इन महीन कणों को बहुत दूर ले जाकर विशाल क्षेत्रों में कई सालों तक जमा करती रहती है। इस तरह एक बहुत बड़े इलाके में महीन मिट्टी की मोटी परत बिछ जाती है। इस निक्षेपित मैदान को लोएस कहते हैं। चीन में इसके सबसे शानदार उदाहरण मौजूद हैं जहां मीलों दूर तक विशाल लोएस के मैदान फैले हुए हैं। तो इस सब का असली मतलब क्या है? अगर हम इन सारे नोट्स और आर्टिकल्स की बातों को एक साथ जोड़ें तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरकर सामने आती है। हमारी पृथ्वी की सतह पर एक बेहद बारीक संतुलन चल रहा है। एक तरफ अंतर्जनित बल है, भूकंप और ज्वालामुखी, जो एक अचानक और भयानक तरीके से काम करते हैं। वो पृथ्वी की परतों को फाड़कर नया लावा लाते हैं, नए पहाड़ बनाते हैं। उनका काम है निर्माण करना और साथ ही विनाश करना। और दूसरी तरफ हमारे पास बहिर्जनित बल है, नदी, तेज हवा, समंदर की लहरें और खिसकती हुई बर्फ, जो एक शांत लेकिन अटूट लगन के साथ काम करते हैं। वो उस नई और असमतल सतह को लगातार घिसकर, काटकर और तराशकर फिर से समतल करने में लगे रहते हैं। इन दोनों बलों के बीच का ये संघर्ष हमें ये साबित करता है कि हमारी पृथ्वी कभी भी एक जैसी नहीं रहती, ये निरंतर बदल रही है। जिस पहाड़ को हम आज बहुत विशाल मानते हैं, करोड़ों साल बाद शायद वो एक सपाट मैदान बन चुका होगा। और इससे बहुत ही जरूरी सवाल पैदा होता है। हमने शुरुआत में देखा था कि पृथ्वी के अंदर की प्लेटें हर साल कुछ मिलीमीटर खिसक रही हैं। ये कुछ मिलीमीटर आज भले बहुत छोटे लगे, लेकिन इन्हीं दूरियों ने लाखों करोड़ों सालों में आज के महाद्वीप और महासागर बनाए हैं। ऐसे में ये सोचना अपने आप में बेहद रोमांचक हो जाता है कि अगर प्लेटों के खिसकने की और पृथ्वी के कटने और बनने की ये प्रक्रिया बिल्कुल ऐसी ही चलती रही तो आज से 10 लाख या करोड़ों साल बाद दुनिया का नक्शा कैसा दिखेगा? क्या आज जो देश एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं वो खिसक कर आपस में जुड़ जाएंगे? या फिर किसी मौजूदा महाद्वीप के बीच से कोई दरार निकलेगी और एक बिल्कुल नए महासागर का जन्म होगा? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। और अगर हम इन सारे मौसम विज्ञान के रिसर्च पेपर्स और क्लाइमेट मॉडल्स को एक साथ रखकर देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। अगर ये अदृश्य आवरण न हो तो पृथ्वी अंतरिक्ष की जमा देने वाली ठंड और झुलसा देने वाली गर्मी के बीच कहीं खो जाएगी। यही हमारा वायुमंडल है, यानी हमारी पृथ्वी का सबसे भरोसेमंद सुरक्षा कवच। हाँ बिल्कुल, और अगर हम इस आवरण को सिर्फ एक गैस के गोले की तरह ना देखकर इसके साइंटिफिक और प्रैक्टिकल नजरिए को समझें तो ये महज हवा का गुब्बारा नहीं है। हमारे पास जो सैटेलाइट डेटा और वायुमंडलीय अध्ययन है वो बताते हैं कि एक ऐसी अभेद्य ढाल है जो लगातार सूर्य की उन हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारा बचाव कर रही है, जो जीवन के जो सेलुलर स्ट्रक्चर को कुछ ही पलों में नष्ट कर सकती है। एग्जैक्टली, ये वही डायनामिक सिस्टम है जो हर एक सांस के साथ पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन बना रहा है। इन सोर्सेज में हवा के कंपोजिशन को जिस तरह से ब्रेक डाउन किया गया है, अगर हम उसका एक मेंटल मॉडल बनाएं तो ये किसी जटिल केमिकल सूप जैसा लगता है। अगर हम अपने आसपास देखें तो ऐसा लगेगा जैसे हवा में अलग अलग गैसों वाले पारदर्शी बुलबुले तैर रहे हैं। हाँ, और डेटा के मुताबिक इनमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो पूरे 78% को कवर करता है, जो कि नाइट्रोजन है। आमतौर पर चर्चा सिर्फ ऑक्सीजन की होती है, लेकिन ये 78% नाइट्रोजन असल में इस पूरे इकोसिस्टम का बेस है। और हम इंसान सीधे से सांस में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। बिल्कुल, जिससे पौधों का विकास होता है और उसी से पूरी फूड चेन चलती है। नाइट्रोजन के इस विशाल बेस के बाद जो दूसरा सबसे अहम हिस्सा आता है वो है 21% का, ये हमारी ऑक्सीजन है। मतलब पृथ्वी के एवोल्यूशन के इतिहास को अगर खंगाला जाए तो पता चलता है कि ये 21% का संतुलन करोड़ों सालों में जाकर बना है। यही वो गैस है जो हमारे शरीर के अंदर जाकर ग्लूकोज को तोड़ती है और हमें ऊर्जा देती है। सही कहा, सभी इंसानों और पशु पक्षियों का सर्वाइवल इसी 21% पर टिका है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर वायुमंडल का 99% हिस्सा पूरा कर देते हैं। सारा खेल उस बचे हुए 1% में छिपा है। वही तो, और इस रिसर्च का सबसे माइंड बेंडिंग हिस्सा भी यही है। उस बचे हुए 1% को अगर हम जूम इन करके देखें तो उसमें करीब 0.93% आर्गन गैस है। ये एक नोबल गैस है और ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। लेकिन इसके बाद जो गैस आती है वो पूरे क्लाइमेट मॉडल की सबसे शक्तिशाली धुरी है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। इसका समय मात्र 0.03% है। जब हम इस आंकड़े को पहली बार देखते हैं तो लगता है कि 0.03% जैसी मामूली सी मात्रा आखिर क्या ही असर डाल सकती है। वही लगता है शुरू में, लेकिन क्लाइमेट साइंस के डॉक्यूमेंट से ये साफ है कि पूरी पृथ्वी के तापमान का जादुई संतुलन इसी एक धागे पर टिका हुआ है। इस 0.03% CO2 की ताकत को समझने के लिए हमें फिजिक्स के कुछ बेसिक नियमों को देखना होगा। जैसे वो ग्लास हाउस वाला उदाहरण जो अक्सर दिया जाता है। हाँ बिल्कुल भाई, ठंडे इलाकों में पौधों को भारी बर्फ और ठंड से बचाने के लिए कांच के घर बनाए जाते हैं। उस कांच की खूबी ये होती है कि वो सूरज से आने वाली शॉर्ट वेव रेडिएशन यानी गर्मी को अंदर तो आने देता है, लेकिन जब अंदर की जमीन गर्म होकर उस ऊष्मा को लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में वापस छोड़ती है तो कांच उसे बाहर अंतरिक्ष में जाने से रोक लेता है। तो हमारी पृथ्वी के लिए ये 0.03% CO2 बिल्कुल उसी कांच की तरह काम करती है। दिन भर पृथ्वी सूरज से जो गर्मी सोखती है, रात को जब उसे वापस रेडिएट करती है तो ये गैस उस ऊष्मा को सोखकर वापस पृथ्वी की तरफ भेज देती है। इसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और अगर ये गैस बिल्कुल ना हो तो रात के वक्त पृथ्वी का तापमान माइनस में चला जाएगा और पूरी दुनिया एक बर्फ के गोले में तब्दील हो जाएगी। लेकिन इन क्लाइमेट रिपोर्ट्स में जो सबसे बड़ी चिंता जताई गई है वो इस संतुलन के बिगड़ने की है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से लगातार
फैक्ट्रियों, करोड़ों गाड़ियों के धुएं और जंगलों के बड़े पैमाने पर काटने की वजह से जब इस CO2 का स्तर उस प्राकृतिक सीमा को पार करने लगता है तो वो प्राकृतिक ग्लास हाउस एक भट्टी में बदलने लगता है। और ये गैस जरूरत से ज्यादा ऊष्मा को ट्रैप करने लगती है। इसी फिनोमेनन को हम भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। इसके नतीजे हमें अब सिर्फ मॉडल्स में नहीं बल्कि रियल टाइम डेटा में देखने को मिल रहे हैं। जब पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है तो उसका सबसे पहला और भयानक असर हमारे क्रायोस्फीयर यानी ठंडे इलाकों पर पड़ता है। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड जैसे ध्रुवों पर सदियों से जमी ग्लेशियर की बर्फ अभूतपूर्व गति से पिघल रही है। वो सारा मीठा पानी अंततः समुद्रों में जाकर मिल रहा है। इस थर्मल एक्सपेंशन और अतिरिक्त पानी की वजह से समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ओशनोग्राफी के डेटाबेस बताते हैं कि तटीय इलाकों के लिए ये कोई भविष्य की चेतावनी नहीं है बल्कि एक वर्तमान संकट है। खारे पानी का जमीन के अंदर आना, तटीय बाढ़ और उपजाऊ जमीन का डूबना अब एक हकीकत बन चुका है। इन जमीनी हकीकतों और सतह पर हो रहे बदलावों को समझने के बाद अगर हम वायुमंडल के स्ट्रक्चर की तरफ आएं तो ये और भी ज्यादा लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स नजर आता है। इन एरोस्पेस और मेट्रोलॉजिकल स्टडीज के आधार पर अगर हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करें, मान लीजिए कि हम जमीन से सीधे अंतरिक्ष की ओर जाने वाली एक बेहद तेज और पारदर्शी लिफ्ट में बैठे हैं। ये एक अच्छी कल्पना है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमें वायुमंडल की 5 बिल्कुल अलग अलग परतें मिलेंगी और हर परत के अपने अलग भौतिक नियम हैं। उस काल्पनिक लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही और जमीन से ऊपर उठते ही जो सबसे पहली परत हमें घेरे रखती है वो है क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर। जमीन से शुरू होकर इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर तक है। हालांकि भूमध्य रेखा पर ये थोड़ी ज्यादा और ध्रुवों पर कम होती है। दैनिक जीवन और मौसम विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये पूरी पृथ्वी की सबसे क्रिटिकल परत है, क्योंकि वायुमंडल का लगभग 80% द्रव्यमान या मास इसी परत में मौजूद है और हम जो भी सांस लेते हैं वो इसी परत का हिस्सा है। और मजे की बात यह है कि पृथ्वी पर मौसम का जितना भी डायनामिक्स है, जो भी वेदर इवेंट्स हम अनुभव करते हैं, वो सब इसी 13 किलोमीटर की लिमिट के अंदर होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायुमंडल का लगभग सारा जलवाष्प या वाटर वेपर और धूल के कण सिर्फ इसी क्षोभमंडल में पाए जाते हैं। चाहे वो मानसून के काले बादलों से होने वाली मूसलाधार वर्षा हो, सर्दियों के मौसम में विजिबिलिटी जीरो कर देने वाला घना कोहरा हो, या फिर फसलों को तबाह कर देने वाली ओलावृष्टि हो। यानी ये सारा ठंडर और तूफान इसी परत की कहानी है। इसके ऊपर जाते ही वातावरण का मिजाज एकदम शांत हो जाता है। बिल्कुल साफ। अब अगर हम उस लिफ्ट को क्षोभमंडल की सीमा से पार ले जाएं तो 13 किलोमीटर से लेकर लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो दूसरी परत आती है उसे समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इसका नाम ही बताता है कि यहाँ मौसम की कोई उथल-पुथल नहीं होती। अगर हम एविएशन डेटा को देखें तो कमर्शियल एयरलाइंस जानबूझकर अपनी उड़ानों को क्षोभमंडल के ठीक ऊपर इसी समताप मंडल के निचले हिस्से में क्रूज करवाती हैं। क्योंकि यहाँ कोई बादल नहीं होते, हवा का वर्टिकल मूवमेंट ना के बराबर होता है, इसलिए टर्बुलेंस नहीं मिलता। खिड़की से बाहर देखने पर नीचे बादलों की एक सफेद चादर दिखती है और ऊपर गहरा नीला आसमान। ये विमान उड़ाने के लिए एरोडायनामिकली सबसे एफिशिएंट और शांत जगह है। लेकिन इस शांत समताप मंडल में एक बहुत बड़ा और एक्टिव केमिकल प्रोसेस चल रहा होता है। हाँ, इसी परत में ओजोन गैस का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है, जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। जब सूर्य की अत्यधिक ऊर्जा वाली अल्ट्रावायलेट किरणें इस परत से टकराती हैं तो ये ओजोन उन किरणों को सोख लेती है और एक केमिकल रिएक्शन के जरिए उन्हें हीट में बदल देती है। अगर ये ओजोन लेयर ना हो या इसमें छेद हो जाए, जैसा कि हमने ऐतिहासिक रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के इस्तेमाल से होते हुए देखा था, तो वो रेडिएशन सीधे सतह पर पहुंचकर स्किन कैंसर और जेनेटिक म्यूटेशन जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। ये परत असल में पृथ्वी का एक प्लैनेटरी स्केल सनस्क्रीन है। अब हमारी ये लिफ्ट 50 किलोमीटर का मार्क पार कर चुकी है। 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले हिस्से को मध्यमंडल या मीजोस्फीयर कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी के शौकीनों के लिए ये परत बहुत खास है। रात के समय आसमान में जो चमकता हुआ शूटिंग स्टार या टूटता तारा दिखाई देता है, वो कोई जादुई घटना नहीं है, बल्कि उस कॉस्मिक इवेंट का सीधा संबंध इसी मध्यमंडल से है। वो टूटते तारे असल में अंतरिक्ष से भारी गति से पृथ्वी की तरफ गिरने वाले उल्कापिंड या मीटियोराइट्स होते हैं। जब वे अंतरिक्ष के निर्वात या वैक्यूम से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें कोई रोक टोक नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही वे 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस मध्यमंडल में प्रवेश करते हैं, यहाँ गैसों का घनत्व इतना बढ़ जाता है कि उस तेज गति की वजह से अचानक भयानक घर्षण या एयर फ्रिक्शन पैदा होता है। इस रगड़ से उनका तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच जाता है और वे जल उठते हैं। ज्यादातर उल्कापिंड जमीन पर पहुंचने से पहले इसी परत में जलकर राख हो जाते हैं। अगर ये घर्षण ना हो तो हमारी जमीन हमेशा इन आकाशीय चट्टानों की बमबारी झेल रही होती। सच में ये एक बेहतरीन डिफेंस मैकेनिज्म है। इसके बाद 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक जो विशाल और बेहद गर्म क्षेत्र फैला हुआ है, वो चौथी परत है। बाह्य वायुमंडल या थर्मोस्फीयर और संचार तकनीक के ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि इस परत के बिना हमारी मॉडर्न वायरलेस दुनिया वैसी नहीं होती जैसी आज है। वही क्योंकि इस बाह्य वायुमंडल के निचले हिस्से में आयोनोमंडल या आयोनोस्फीयर नाम की एक उपपरत होती है। यहाँ सूर्य की रेडिएशन इतनी तेज होती है कि वो गैस के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर देती है, जिससे ये पूरी परत इलेक्ट्रिकली चार्ज या आयनीकृत हो जाती है। जब पृथ्वी पर मौजूद रेडियो ट्रांसमीटर से रेडियो वेव्स अंतरिक्ष की तरफ भेजी जाती हैं, तो वे इसी चार्ज आयन मंडल से रिफ्लेक्ट होकर यानी टकराकर वापस पृथ्वी के दूसरे हिस्से पर लौट आती है। सैटेलाइट्स के आने से पहले मीलों दूर तक लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन पूरी तरह इसी नेचुरल रिफ्लेक्टर पर निर्भर था। और अब हमारी ये काल्पनिक यात्रा अपनी आखिरी मंजिल पर है। 400 किलोमीटर के पार जहां से अंतरिक्ष की अथाह गहराई शुरू होती है, उसे बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर कहते हैं। यहाँ का डेटा बताता है कि हवा जैसी कोई चीज महसूस ही नहीं होती। बहिर्मंडल एक ऐसा इलाका है जहां वायुमंडल महज एक बेहद पतली नाम मात्र की चादर जैसा रह जाता है। यहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव इतना कम हो जाता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मीलों दूर होते हैं। कोई भी भारी गैस यहाँ टिक नहीं पाती। सिर्फ हीलियम और हाइड्रोजन जैसी सबसे हल्की गैसें ही इस परत में पाई जाती हैं और वो भी धीरे धीरे एस्केप वेलोसिटी प्राप्त करके उस अनंत अंधकार भरे अंतरिक्ष के वैक्यूम में हमेशा के लिए विलय हो जाती है। अब जब हम इस 400 किलोमीटर के वर्टिकल क्रॉस सेक्शन से वापस जमीन पर आते हैं, तो हमें उन दो बुनियादी ताकतों को समझना होगा जो इस पूरे सिस्टम को चला रही हैं। पहला है तापमान और दूसरा है हवा का वायुदाब यानी एयर प्रेशर। अगर हम पहले तापमान के डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो ये पूरी तरह से आतापन या इंसुलेशन पर निर्भर करता है। आतापन का मतलब है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी सूर्य से आने वाली वो ऊर्जा जिसे पृथ्वी अपने वायुमंडल और सतह में रोक लेती है। और ग्लोबल हीट मैप्स को देखने पर एक बहुत स्पष्ट पैटर्न नजर आता है। ये ऊर्जा पृथ्वी के हर हिस्से पर एक समान नहीं गिरती। पृथ्वी के गोलाकार और उसके झुकाव के कारण आतापन की मात्रा भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर सबसे ज्यादा होती है। वहां सूर्य की किरणें साल भर लगभग 90 डिग्री के सीधे एंगल पर पड़ती हैं, जिससे ऊर्जा एक छोटे से एरिया में केंद्रित हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में ध्रुवों यानी पोल्स की ओर बढ़ते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी होने लगती हैं। वो एक बहुत बड़े इलाके में फैल जाती हैं और उन्हें वायुमंडल की एक मोटी परत को पार करना पड़ता है। इसी वजह से ध्रुवों की ओर जाने पर ये ऊर्जा लगातार घटती जाती है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा के आसपास के ट्रॉपिकल देशों में भयंकर गर्मी और उमस रहती है, जबकि दोनों ध्रुव हमेशा बर्फ की मोटी चादरों से ढके रहते हैं और वहां का तापमान डीप फ्रीज में रहता है। तापमान से जुड़ी दूसरी सबसे बड़ी ताकत पर आते हैं, वायुदाब या एयर प्रेशर। हमें ये महसूस नहीं होता, लेकिन हवा का भी अपना एक भार या मास होता है। अगर हम जमीन पर खड़े हैं तो हमारे सर के ऊपर अंतरिक्ष की सीमा तक हवा का एक पूरा कॉलम है जो लगातार नीचे की तरफ दबाव डाल रहा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रेविटी हवा के मॉलिक्यूल्स को जमीन की तरफ खींचती है, इसलिए पृथ्वी की सतह पर या कहीं की समुद्र स्तर पर हवा सबसे ज्यादा घनी या डेंस होती है और वायुदाब भी यहीं सबसे ज्यादा होता है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर, तो हमारे ऊपर हवा का वो कॉलम छोटा होता जाता है। हवा पतली होने लगती है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं
और वायुदाब बहुत तेजी से गिरता है। इसी कम दबाव की वजह से पहाड़ों पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स फैले हुए होते हैं और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इस वायुदाब के बायोलॉजिकल महत्व को अगर एक एक्सट्रीम उदाहरण से समझना हो तो हमें एस्ट्रोनॉट्स और उनके स्पेस सूट्स की इंजीनियरिंग को देखना होगा। मान लीजिए कोई मून मिशन है, चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, तो वहां वायुदाब पूरी तरह से शून्य है। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर अपनी वो भारी भरकम लेयर्ड सुरक्षा पोशाक उतार दे तो फिजिक्स और बायोलॉजी के हिसाब से शरीर के साथ क्या होगा? वो एक बहुत ही भयानक और विनाशकारी स्थिति होगी। हमारे शरीर के अंदर का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर 120/80 के आसपास की ताकत से बाहर की तरफ एक जबरदस्त धक्का मार रहा होता है। पृथ्वी पर बाहर की हवा का भारी वायुदाब उस अंदरूनी दबाव को बैलेंस करके रखता है। चांद पर अगर स्पेस सूट ना हो तो बाहर से वो बैलेंस करने वाला दबाव अचानक शून्य हो जाएगा। अंदर का प्रेशर इतना ज्यादा हावी हो जाएगा कि शरीर के फ्लूइड्स उबलने लगेंगे, जिसे एब्यूलिज्म कहते हैं, और शरीर की रक्त शिराएं या नसें उस भारी दबाव को न झेल पाने के कारण फट जाएंगी। बाप रे। स्पेस सूट सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई का टैंक नहीं है, वो पूरे शरीर पर एक आर्टिफिशियल एयर प्रेशर बनाए रखता है ताकि इंसान की बॉडी फटने से बची रहे। बिल्कुल, ये सुनकर इस बात का गहराई से एहसास होता है कि हम कितने नाजुक संतुलन में जी रहे हैं। अब तक की डिस्कशन से ये साफ है कि हवा जब अपनी जगह पर स्थिर है तो वो एक भारी दबाव डाल रही है, लेकिन जब यही हवा एक जगह से दूसरी जगह दौड़ने लगती है तो ग्लोबल क्लाइमेट का एक नया चैप्टर खुलता है। और इसके पीछे का नियम बहुत सीधा है। हवा हमेशा उच्च दाब वाले घने इलाके से भागकर निम्न दाब वाले खाली इलाके की ओर तेजी से दौड़ती है ताकि वो उस खाली जगह को भर सके। प्रेशर को बैलेंस करने की हवा की इसी दौड़ को हम पवन या विंड कहते हैं, और मीटरोलॉजी के अनुसार पवनों के इस ग्लोबल सर्कुलेशन को हम 3 अलग-अलग स्केल पर समझ सकते हैं। सबसे बड़ी स्केल पर आती हैं स्थायी पवनें या प्लैनेटरी विंड्स। ये वो पवनें हैं जो पूरी पृथ्वी के बड़े हिस्सों पर साल भर एक ही तय दिशा में लगातार बहती रहती हैं। व्यापारिक पवनें या पछुआ पवनें इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। आते हैं कि वे लोग अपने पालों वाले जहाजों को इन्हीं व्यापारिक पवनों के भरोसे छोड़ देते थे, जो उन्हें बिना किसी इंजन के एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ले जाती थीं। दूसरे स्केल पर आती हैं मौसमी पवनें। ये बड़े भूभागों के तापमान में आने वाले बदलावों के कारण अपनी दिशा बदल लेती हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है हमारा भारतीय मानसून। गर्मियों में जब उत्तर भारत का विशाल मैदानी इलाका भयंकर गर्म होकर एक लो प्रेशर जोन बन जाता है तो हिंद महासागर के हाई प्रेशर वाले इलाके से ठंडी और नमी से भरी हवाएं जमीन की तरफ तेजी से दौड़ पड़ती हैं। ये हवा अपने साथ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लाखों टन पानी उड़ा लाती है, जो पूरे उपमहाद्वीप के कृषि चक्र का आधार है। और फिर सबसे छोटे स्केल पर आती हैं स्थानीय पवनें या लोकल विंड्स। इनका दायरा बहुत सीमित होता है और ये किसी खास मौसम या दिन के किसी खास वक्त ही चलती हैं, लेकिन इनका असर बहुत इंटेंस होता है। उत्तर भारत के तापमान के रिकॉर्ड्स में मई और जून के महीने में जो स्पाइक दिखता है उसका कारण लू नाम की स्थानीय पवन है। जब पश्चिमी रेगिस्तानों से ये अत्यधिक गर्म, सूखी और झुलसाने वाली हवा उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में दाखिल होती है तो ये इतनी पावरफुल होती है कि ये शरीर से तेजी से नमी सोखकर हीट स्ट्रोक का कारण बन जाती है। लेकिन हवा के सर्कुलेशन में एक डार्क साइड भी है। वेदर डेटाबेस में कुछ ऐसे एक्सट्रीम इवेंट्स दर्ज हैं जहां प्रकृति का ये प्रेशर डिफरेंस इतना भयानक हो गया कि हवा पूरी तरह बेकाबू हो गई। जब समुद्र के ऊपर कोई बहुत गहरा लो प्रेशर सेंटर बनता है और चारों तरफ से हवाएं उसे भरने के लिए पागलों की तरह उसकी तरफ भंवर बनाकर दौड़ती हैं तो वो चक्रवात या साइक्लोन का रूप ले लेती है। इस विनाशकारी ताकत को समझने के लिए हम भारतीय मौसम विभाग के 29 अक्टूबर 1999 के आर्काइव्स को देख सकते हैं। वो दिन ओडिशा के समुद्री तट के लिए एक बुरा सपना था। उसे सिर्फ एक तूफान नहीं बल्कि सुपर साइक्लोन का दर्जा दिया गया था। उस दिन हवाओं ने जो रफ्तार पकड़ी वो 207 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। अगर हम इमेजिन करें 207 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हवा एक इनविजिबल बुलडोजर की तरह काम करती है। वो पेड़ों को जड़ से उखाड़ सकती है और भारी से भारी स्ट्रक्चर को तिनके की तरह हवा में उड़ा सकती है। बिल्कुल, और उस 1999 के सुपर साइक्लोन की त्रासदी सिर्फ उस रफ्तार में नहीं थी बल्कि उसके ड्यूरेशन में थी। वो भयानक वेग कुछ मिनटों या 1-2 घंटे का नहीं था बल्कि वो 36 घंटे तक लगातार उसी प्रचंड रूप में जमीन से टकराता रहा। बाप रे, 36 घंटे। हाँ, और सबसे बड़ा विनाश उस ज्वारीय प्रोत्कर्ष या टाइडल सर्ज से हुआ। कम वायुदाब और भयानक तूफानी हवाओं ने समुद्र के पानी को ऊपर खींचकर जमीन की तरफ ढकेल दिया। समुद्र की लहरें एक विशाल दीवार बनाकर जमीन पर 20 किलोमीटर तक अंदर आ गईं। 20 किलोमीटर अंदर तक हरा पानी का घुसना मतलब पूरा का पूरा कोस्टल इकोसिस्टम और इंसानी बस्ती पानी के नीचे डूब जाना। उस टाइडल सर्ज के रास्ते में जो भी आया वो खत्म हो गया। हजारों कच्चे और पक्के घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। किसानों की महीनों की मेहनत से खड़ी फसलें उस खारे पानी में सड़ गईं और जो जमीन कल तक उपजाऊ थी वो उस नमक के कारण बंजर हो गई। ये डेटा एक बहुत ही कठोर रिमाइंडर है कि जब प्रेशर ग्रेडियंट एक्सट्रीम पर होता है तो हवा कितनी विनाशकारी शक्ति बन जाती है। इतनी भयानक तबाही के बाद अगर हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात करें तो प्रकृति वापस अपने उसी रूप में आती है जो जीवन को पोषित करता है, यानी बारिश। हवा जो पानी समुद्रों से उड़ाकर लाती है उसे वो वापस जमीन पर गिराती है। लेकिन बादलों की फिजिक्स हमें बताती है कि ये बारिश हर जगह एक ही मैकेनिज्म से नहीं होती। अगर हम बारिश के पैटर्न को डिकोड करें तो हमें 3 बहुत ही अलग-अलग प्रक्रियाएं दिखाई देती हैं। सबसे पहली है संवाहनीय वर्षा या कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये इक्वेटोरियल इलाकों का रोजमर्रा का नियम है। सुबह सूरज निकलता है, जमीन तेजी से तपती है, जमीन के संपर्क में आकर हवा गर्म और हल्की होती है और एक लिफ्ट की तरह सीधे ऊपर उठने लगती है। ऊपर जाकर वो तेजी से ठंडी होती है, कंडेंसेशन होता है, घने क्यूमुलोनिम्बस बादल बनते हैं और दोपहर के बाद अचानक तेज गर्जन के साथ भारी बारिश हो जाती है। दूसरी प्रक्रिया और भी दिलचस्प है जिसे पर्वतीय वर्षा या ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। मान लीजिए कि समुद्र की तरफ से नमी से लदी हुई एक बड़ी सी हवा की परत चली आ रही है। रास्ते में उसे पश्चिमी घाट या हिमालय जैसी कोई विशाल पर्वत श्रृंखला मिल जाती है। हवा उस ठोस पहाड़ को चीर कर तो जा नहीं सकती, इसलिए वो उस पहाड़ की ढलान के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ने पर मजबूर हो जाती है। और हवा जैसे जैसे ऊंचाई पर जाती है तापमान गिरने के नियम के अनुसार वो ठंडी होने लगती है। उसकी नमी को होल्ड करने की क्षमता खत्म हो जाती है और वो पहाड़ के उसी तरफ जिसे विंडवर्ड साइड कहते हैं झमाझम बारिश कर देती है। पहाड़ की इस तरफ तो घने जंगल बन जाते हैं, लेकिन जब वही हवा पहाड़ की चोटी पार करके दूसरी तरफ नीचे उतरती है तो उसमें कोई नमी नहीं बचती। दूसरी तरफ का वो इलाका सूखा ही रह जाता है जिसे रेन शैडो एरिया कहते हैं। और तीसरा अहम प्रकार है चक्रवाती वर्षा या साइक्लोनिक रेनफॉल। ये तब होती है जब दो बिल्कुल अलग तापमान और घनत्व वाली हवाएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ से भारी और ठंडी हवा आ रही होती है और दूसरी तरफ से हल्की और गर्म हवा। जब ये दोनों एक मोर्चे या फ्रंट पर मिलती हैं तो हल्की होने के कारण गर्म हवा को मजबूरन ठंडी हवा के ऊपर चढ़ना पड़ता है। और उस टकराव वाले जोन में जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठकर ठंडी परत के संपर्क में आती है बड़े पैमाने पर कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। ये कोई अचानक होने वाली बारिश नहीं होती बल्कि ये बहुत बड़े इलाके में फैलती है और अक्सर कई दिनों तक लगातार रिमझिम बारिश के रूप में चलती रहती है। इन सभी रिसर्च पेपर्स, मॉडल्स और ऐतिहासिक घटनाओं को एक साथ देखने के बाद दिमाग में एक बहुत ही गहरा विचार आता है, ये पूरी की पूरी व्यवस्था कितनी आपस में जुड़ी हुई है। जरा सोचिए, जो हवा गर्मियों में लू बनकर हमारी नमी सोख लेती है या जो बादलों को पहाड़ों से टकराकर बारिश करवाती है, वही हवा प्रेशर बिगड़ने पर 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़कर सब कुछ तबाह भी कर सकती है। ये सब महज उच्च दाब और निम्न दाब का खेल है। हम हर पल जिस वायुमंडल में सांस ले रहे हैं उसकी इन 5 अदृश्य परतों और गैसों के 0.03% हिस्से में एक ऐसा सटीक और जादुई संतुलन बना हुआ है जिसके बिना ये पृथ्वी बस अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक वीरान पत्थर होती। बिल्कुल, इसलिए अगली बार जब चेहरे पर हवा का कोई हल्का सा झोंका महसूस हो तो एक पल रुककर सोचिएगा कि वो हवा न जाने कितनी परतों को पार करते हुए किस दबाव से खिंचकर आप तक पहुंची है।
हमारे आसपास ऐसे कितने ही अदृश्य रहस्य हैं जो हर पल अपना काम कर रहे हैं। तो ये जो एक बंद शीशे के जार में छोटे पौधे लगाने जैसा है, जिसे थलशाला कहते हैं, ये असल में हमारे जल चक्र का एक छोटा मॉडल है ना। बिल्कुल। मतलब पानी भाप बनता है, ढक्कन से टकराकर बूंदें बनती हैं और वापस मिट्टी में गिर जाता है। एक पूरी दुनिया एक छोटे से जार में। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये थलशाला पृथ्वी के जल चक्र को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। अच्छा। सूरज की गर्मी से महासागरों नदियों का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, जिसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। ये ठीक वैसा ही है। और ऊपर वायुमंडल में जाकर ये जलवाष्प ठंडा हो जाता होगा। हाँ। यानी जैसे ठंडे गिलास के बाहर पानी की बूंदें जम जाती हैं, बस वही प्रक्रिया खरबों गुना बड़े पैमाने पर आसमान में हो रही है। कमाल का उदाहरण है। बिल्कुल वही होता है। इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, जिससे बादल बनते हैं। और जब इन बादलों में पानी की बूंदें बहुत ज्यादा मतलब भारी हो जाती हैं, तो वो बारिश, बर्फ या ओलों के रूप में धरती पर वापस गिरती हैं, जिसे हम वर्षण कहते हैं। जी, वर्षण। और ये चक्र अरबों सालों से बिना रुके चल रहा है, जमीन से आसमान और आसमान से जमीन। इसी चक्र की वजह से तो पृथ्वी पर जीवन है। लेकिन एक बात समझ नहीं आती। बताइए। हम सुनते हैं कि पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका है, फिर भी हम पानी की कमी की बात क्यों करते हैं? ये तो विरोधाभासी लगता है। ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब आंकड़ों में छिपा है, जो काफी चौंकाने वाले हैं। अच्छा। सोचिए, अगर हम धरती का सारा पानी 100 लीटर के एक ड्रम में भर दें, तो उसमें से 97 लीटर से ज्यादा पानी तो महासागरों का खारा पानी होगा। 97 लीटर, जिसे हम पी नहीं सकते, खेती में इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मीठा पानी सिर्फ 3 लीटर से भी कम बचा। हाँ, और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस बचे हुए 3 लीटर में से भी लगभग 2 लीटर पानी बर्फ के रूप में, मतलब ग्लेशियर और ध्रुवों पर जमा हुआ है, जो हमारी पहुंच से बाहर है। हाँ, हमारी पहुंच से बाहर है। अरे बाप रे, तो हमारे इस्तेमाल के लिए कितना बचा? उस 3 लीटर में से 1 लीटर से भी कम। इसमें जमीन के नीचे का पानी, झीलें और नदियां सब आ गई। सब कुछ उसी 1 लीटर में। जी। और अगर सिर्फ नदियों की बात करें तो वो उस 100 लीटर के ड्रम में सिर्फ 1 चम्मच पानी के बराबर होंगी। बस 1 चम्मच। अब तस्वीर साफ हुई। ये तो सच में बहुत कीमती है ना? आपने खारे पानी की बात की, जिसे लवणता कहते हैं। इसे नापते कैसे हैं? इसका मतलब क्या है? लवणता का सीधा सा मतलब है कि अगर आप 1 किलो समुद्री पानी को पूरी तरह सुखा दें, तो पीछे कितने ग्राम नमक और दूसरे खनिज बचेंगे। अच्छा। महासागरों में औसतन 35 ग्राम नमक बचता है। यानी हर 1 लीटर पानी में लगभग 7 छोटे चम्मच नमक। और मैंने सुना है कि एक ऐसा सागर भी है जहाँ का पानी इतना खारा है कि उसमें कोई डूब ही नहीं सकता। आप मृत सागर यानी डेड सी की बात कर रहे हैं। हाँ, वही। वहाँ लवणता 340 ग्राम प्रति लीटर तक है, यानी सामान्य समुद्र से लगभग 10 गुना ज्यादा। 10 गुना। हाँ, इतना ज्यादा नमक पानी को इतना भारी और घना बना देता है कि इंसान उसके ऊपर ऐसे तैर सकता है जैसे किसी आरामदायक गद्दे पर लेटा हो। कमाल है। तो ये जो विशाल महासागर हैं, ये ऊपर से देखने में भले ही शांत लगे, पर अंदर से हमेशा हलचल में रहते हैं। बिल्कुल। एक विशाल जटिल मशीनरी की तरह काम कर रहे हैं। एक ऐसा इंजन जो हमारे मौसम से लेकर हमारी थाली में मौजूद मछली तक सब कुछ तय करता है। बहुत खूबसूरत तरीके से कहा आपने। ये कभी स्थिर नहीं रहता। इसकी गति को हम मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। इस इंजन के अलग अलग पुर्जे। जी बिल्कुल। तरंगों से शुरू करते हैं। समुद्र किनारे बैठकर लहरों को देखना किसे पसंद नहीं है? ये बनती कैसे है? हवा से? ज्यादातर हवा से ही बनती है, लेकिन मजेदार बात यह है कि तरंगों में पानी आगे नहीं बढ़ता, सिर्फ ऊर्जा आगे बढ़ती है। क्या मतलब? पानी के कण तो बस अपनी जगह पर गोल गोल घूमते हैं। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब जैसे स्टेडियम में मैक्सिकन वेव होती है, हाँ। जिसमें लोग अपनी सीट पर ही खड़े होते हैं और बैठते हैं, पर वेव पूरे स्टेडियम का चक्कर लगा लेती है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। पानी के कण वही लोग हैं और ऊर्जा वो वेव है। हवा जितनी तेज और जितनी देर तक चलती है, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा पानी को मिलती है और लहरें उतनी ही ऊंची और शक्तिशाली हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी ये ऊर्जा इतनी विनाशकारी हो जाती है कि सुनामी बन जाती है। वो इन सामान्य लहरों से अलग कैसे है? जमीन आसमान का फर्क है। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है बंदरगाह की लहरें। बंदरगाह की लहरें। क्योंकि ये जब आती हैं तो बंदरगाहों को तबाह कर देती हैं। ये हवा से नहीं बल्कि समुद्र के नीचे जमीन खिसकने से बनती हैं, यानी भूकंप, ज्वालामुखी या बड़े भूस्खलन से। मतलब समुद्र के अंदर से। हाँ, इसमें समुद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक ऊपर या नीचे हो जाता है। जैसे किसी शांत तालाब में अचानक से एक बहुत बड़ा पत्थर फेंक दिया हो। में आई सुनामी याद है? उसकी तस्वीरें आज भी याद हैं। बहुत भयानक थी। उस सुनामी की रफ्तार बीच समुद्र में 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी। 700 किलोमीटर, ये तो एक हवाई जहाज की रफ्तार है। जी, पानी की एक दीवार उस रफ्तार से आ रही हो, इसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और उसी सुनामी ने भारत के सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट को हमेशा के लिए पानी में डुबो दिया था। तो सुनामी जैसी तरंगें अचानक आने वाला विनाश है। लेकिन समुद्र में एक और तरह की गति है जो उतनी ही शक्तिशाली है पर पूरी तरह से अनुमानित और रोजाना होती है। जैसे पृथ्वी की अपनी धड़कन। हम ज्वार भाटा की बात कर रहे हैं। क्या बेहतरीन तरीका इसे समझाने का। पृथ्वी की धड़कन। बिल्कुल, दिन में 2 बार समुद्र के पानी का लयबद्ध तरीके से ऊपर उठना और नीचे गिरना ही ज्वार भाटा है। और इसका कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन यहाँ मुझे एक बात थोड़ी अजीब लगती है। क्या? अगर चांद का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि वो खरबों लीटर पानी वाले पूरे महासागर को अपनी तरफ खींच सकता है, तो वो हमें और आपको क्यों नहीं खींचता? हाँ, बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हम पर इसका असर क्यों नहीं होता? देखिए, असर हम पर भी होता है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता। इसकी 2 वजह हैं। पहली, हम ठोस है और पानी तरल है। अच्छा। तरल चीज आसानी से खिंच जाती है। और दूसरी और सबसे जरूरी वजह है स्केल, यानी पैमाना। महासागर बहुत विशाल है। चांद पृथ्वी के एक हिस्से को दूसरे हिस्से की तुलना में ज्यादा जोर से खींचता है। इस खिंचाव के फर्क की वजह से पानी में एक उभार पैदा हो जाता है, जिसे हम ज्वार कहते हैं। अच्छा, तो ये खिंचाव के अंतर का खेल है। बिल्कुल। हमारे शरीर का आकार इतना छोटा है कि इस फर्क का हम पर कोई असर नहीं होता। समझ गया। मैंने वृहत ज्वार और लघु ज्वार के बारे में भी पढ़ा है। ये तब होता है जब सूरज भी इस खींचतान में शामिल हो जाता है ना? बिल्कुल। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जब सूरज, चांद और पृथ्वी तीनों एक सीधी लाइन में होते हैं, एक लाइन में, तो सूरज और चांद की ताकत जुड़ जाती है। दोनों मिलकर पानी को खींचते हैं। टीम वर्क की तरह। इससे सामान्य से बहुत ऊंचे ज्वार उठते होंगे, जिन्हें हम वृहत ज्वार या स्प्रिंग टाइड कहते हैं। सही। और जब चांद और सूरज पृथ्वी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी समकोण पर होते हैं, तो उनकी शक्ति बढ़ जाती है। हाँ। दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के असर को कम करता है। एक इधर खींच रहा है तो दूसरा उधर। नतीजा सामान्य से छोटे ज्वार, जिन्हें हम लघु ज्वार या नीप टाइड कहते हैं। क्या इन ज्वार भाटा का सिर्फ पानी को ऊपर नीचे करने के अलावा भी कोई फायदा है? कोई प्रैक्टिकल यूज? अरे बहुत फायदे हैं। ऊंचे ज्वार के समय मतलब हाई टाइड में पानी का स्तर तट के पास बढ़ जाता है। हाँ। इससे बड़े बड़े जहाज आसानी से बंदरगाह के अंदर तक आ जाते हैं और माल उतारकर भाटे के साथ वापस चले जाते हैं। हाँ। शिपिंग के लिए ये बहुत जरूरी है। अच्छा, ये तो नेविगेशन में मदद करता है। बहुत ज्यादा। मैं एक बार एक पुराने मछुआरे से बात करी थी। उन्होंने बताया कि उन्हें मौसम विभाग से ज्यादा ज्वार भाटा के कैलेंडर पर भरोसा होता है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस ज्वार के साथ कौन सी मछली किनारे पर आएगी। ज्वार अपने साथ पोषक तत्वों और मछलियां लाता है। वाह। ये उनके लिए सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि रोज की रोटी का हिस्सा है। कई जगहों पर तो ज्वार की ताकत से बिजली भी बनाई जाती है। तो तरंगे ऊर्जा का भाव है, ज्वार भाटा एक लयबद्ध उठना गिरना है। अब इस इंजन के तीसरे और सबसे अहम पुर्जे पर आते हैं, धाराएं। करंट्स। हाँ, करंट्स। मैंने सुना है कि नाविक ने महासागर की नदियां कहते हैं। क्या सच में नदियों जैसी होती हैं? हाँ, ये उपमा काफी हद तक सही है। महासागरीय धाराएं असल में विशाल महासागर के अंदर बहने वाली निश्चित दिशा वाली नदियां ही हैं। अच्छा। फर्क ये है कि तरंगों में पानी ऊपर नीचे होता है, जबकि धाराओं में पानी हजारों किलोमीटर दूर एक जगह से दूसरी जगह बहकर जाता है। और ये गर्म भी हो सकती है और ठंडी भी? जी बिल्कुल। और इनका एक तय पैटर्न होता है ना? जैसे गर्म धाराएं एक खास जगह से शुरू होकर दूसरी खास जगह तक जाती हैं। जी, एक सामान्य नियम है। गर्म धाराएं भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास से शुरू होती हैं, जहां सूरज की गर्मी सबसे ज्यादा होती है, और वहां के गर्म पानी को ठंडे ध्रुवों की ओर ले जाती है। ये पृथ्वी के एयर कंडीशनर की तरह काम करती है, गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। जैसे अटलांटिक महासागर की गल्फ स्ट्रीम। बिल्कुल, वो इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। और ठंडी धाराएं इसका उल्टा करती होंगी।
ध्रुवों के बर्फीले पानी को भूमध्य रेखा की तरफ लाती होंगी। बिल्कुल, जैसे लैब्राडोर धारा जो आर्कटिक से ठंडा पानी नीचे लाती है। ये धाराएं पूरी दुनिया के तापमान को नियंत्रित करने वाला एक ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट बनाती है। और जब ये गर्म और ठंडी धाराएं, ये दो अलग अलग दुनियाएं आपस में मिलती हैं, तब क्या होता होगा? यहीं पर सबसे जादुई चीज होती है। अच्छा, जहां गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती हैं, वो जगह दुनिया में मछली पकड़ने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, जैसे जापान के पास या उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ठंडी पोषक तत्वों से भरपूर धारा गर्म धारा से मिलती है, तो वहां प्लैंकटन यानी समुद्री सूक्ष्म जीवों का एक तरह से विस्फोट हो जाता है। प्लैंकटन, ये तो मछलियों का खाना है। मुख्य भोजन, जहां खाना होगा वहां मछलियां होंगी, और जहां मछलियां होंगी वहां मछली पकड़ने वाले होंगे। जापान की पूरी सुशी संस्कृति और अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा इसी समुद्री घटना पर निर्भर है। वाह, मतलब दुनिया के सबसे बड़े फिशिंग इंडस्ट्रीज में से कुछ का वजूद इन अदृश्य समुद्री नदियों के मिलने पर टिका है। सही कह रहे हैं। ये तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को चला रही है। लेकिन क्या इसका कोई नुकसान भी है? हाँ, एक बड़ा नुकसान है। जब गर्म नम हवा ठंडी धारा के ऊपर से गुजरती है तो बहुत घना कोहरा बनता है। फॉग। जी, बहुत घना फॉग। उत्तरी अटलांटिक में जहां गर्म गल्फ स्ट्रीम ठंडी लैब्राडोर धारा से मिलती है, वहां दुनिया का सबसे ज्यादा कोहरा होता है। जो जहाजों के लिए बहुत खतरनाक होता होगा। बहुत ज्यादा। टाइटैनिक भी इसी इलाके में डूबा था। तो ये सारी प्रणालियां, जल चक्र, ज्वार भाटा और ये गर्म और ठंडी धाराएं सब एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं? एक अदृश्य धागे से बंधी हुई। भूमध्य रेखा की गर्मी अटलांटिक में बहती है, जो यूरोप के मौसम को रहने लायक बनाती है, और जहां वो ठंडी धारा से मिलती है, वहां किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। ये तो सच में ग्लोबल इंजन है। बिल्कुल, और यही बात हमें एक बहुत जरूरी और आज के समय के सबसे गंभीर सवाल पर लाकर छोड़ती है। हम जानते हैं कि ध्रुवों पर जमी बर्फ हमारे मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। सोचिए, अगर बढ़ते तापमान की वजह से ये बर्फ तेजी से पिघलने लगे और खरबों लीटर ठंडा मीठा पानी इन महासागरीय धाराओं में मिल जाए, तो इस सदियों पुराने गर्म और ठंडे पानी के संतुलन पर, इस ग्लोबल इंजन पर इसका क्या और कितना गहरा असर पड़ेगा। तो जरा कल्पना कीजिए कि हम एक ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमारे कदम ऊपर की तरफ उठते हैं ना, हवा का जो तापमान है और उसमें जो नमी है वो पूरी तरह बदलने लगती है। बिल्कुल बदलती है। और इसका असर सिर्फ हवा पे नहीं होता, आसपास के पेड़ पौधे भी किसी जादुई तरीके से पीछे छूटने लगते हैं। बिल्कुल, और ये मतलब जो जमीन पर चौड़े पत्तों वाले विशाल पेड़ थे वो गायब हो जाते हैं, हवा ठंडी होने लगती है और उनकी जगह नुकीली पत्तियों वाले पेड़ ले लेते हैं। सही कहा। और अगर और ऊपर जाया जाए तो पेड़ पूरी तरह गायब हो जाते हैं और सिर्फ छोटी छोटी काई या घास बचती है। मतलब ये विजुअल बताता है कि प्रकृति कितनी सटीकता से काम करती है। हाँ, और ये जो सटीकता है ना, ये दरअसल एक बहुत ही बुनियादी विज्ञान पट्टिकी है, जिसे हम प्राकृतिक वनस्पति की मास्टर की या मुख्य चाबी कह सकते हैं। मास्टर की मतलब इसी से सब तय होता है। एकदम सही। दुनिया के किसी भी हिस्से में क्या उगेगा, ये मुख्य रूप से एक सीधे गुणा भाग पर निर्भर करता है, ऊंचाई और जलवायु। और जलवायु के अंदर दो सबसे बड़े फैक्टर हैं, तापमान और नमी। इन दोनों के समीकरण में जैसे ही थोड़ा भी बदलाव आता है ना, वनस्पति का पूरा चरित्र बदल जाता है। यानी पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। बिल्कुल, और इसी वैज्ञानिक आधार पर धरती की पूरी प्राकृतिक वनस्पति को हम 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। अच्छा। पहला है वन या जंगल, जो वहां पनपते हैं जहां तापमान और बारिश दोनों मतलब एक बड़े बजट की तरह भरपूर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जहां पानी और गर्मी की कोई कमी नहीं है। हाँ, और दूसरा हिस्सा है घास के मैदान, जो उन इलाकों में फैलते हैं जहां बारिश का बजट बस मध्यम होता है, मतलब पेड़ों को पालने लायक नहीं होता, सिर्फ घास उगाने लायक होता है। राइट। और तीसरा है सूखी कांटेदार झाड़ियां, जो उन एकदम कठोर जगहों पर जन्म लेती हैं जहां पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो ये प्रकृति का अपना एक स्वचालित गणित है, और इस गणित का सबसे शानदार नतीजा अगर देखना हो तो हमें अपना नजरिया सीधे भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर की तरफ ले जाना होगा। हाँ, इक्वेटर के पास। हाँ, ब्राजील के आसपास का वो इलाका जहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। बिल्कुल। वहां का माहौल ऐसा है कि पेड़ों की शाखाएं और पत्ते आपस में मिलकर एक विशाल अभेद्य छत सी बना लेते हैं। मतलब दिन के ठीक 12 बजे भी जब सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर चमक रहा होता है, जमीन तक रोशनी नहीं पहुंचती। जमीन पर एक गहरा रहस्यमय अंधेरा छाया रहता है। हवा में एक भारी नमी है, सीलन है, मिट्टी की महक है, और उसी अंधेरे में विशालकाय एनाकोंडा जैसे जीव रेंग रहे हैं। वो जो अभेद्य छत या जिसे हम कैनोपी कहते हैं ना, वो असल में धूप के लिए पेड़ों के बीच चल रही एक भयंकर होड़ का नतीजा है। होड़ मतलब कंपटीशन। हाँ, क्योंकि यहाँ धूप और पानी दोनों की कोई कमी नहीं है, तो हर पेड़ तेजी से ऊपर की तरफ भागता है धूप पकड़ने के लिए। और यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल उभरता है कि इन वनों को सदाबहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमेशा हरे रहते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके पत्ते कभी गिरते ही नहीं है। अच्छा। बात सिर्फ इतनी है कि इन इलाकों में साल भर मौसम बेहद गर्म रहता है और बारिश भी लगातार होती है। कोई एक विशेष शुष्क मौसम यानी ड्राई सीजन यहाँ होता ही नहीं है। तो उन्हें पानी बचाने की चिंता नहीं होती? एकदम सही। यहाँ के पेड़ों को कभी पानी की कमी महसूस नहीं होती, इसलिए उन्हें अपनी पत्तियां एक साथ एक ही सीजन में गिराने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये एक तरह का एंडलेस समर या कभी न खत्म होने वाला वसंत है। बिल्कुल। जब एक पेड़ अपनी पुरानी पत्तियां गिरा रहा होता है तो उसी वक्त कोई दूसरा पेड़ नई कोपले निकाल रहा होता है, इसलिए आसमान से देखने पर ये पूरा जंगल हमेशा एक ठोस हरे रंग का दिखाई देता है। जी, और चूंकि यहाँ पानी और विकास के लिए संसाधन भरपूर हैं, तो यहाँ के पेड़ बहुत ऊंचे और विशाल होते हैं। रोजवुड, आबनूस और महोगनी जैसे पेड़ इसका बेहतरीन उदाहरण है, जिनकी लकड़ियां बहुत भारी होती हैं। हाँ, इनकी लकड़ी बेहद कठोर और मजबूत होती है, और ये इतनी घनी इसलिए होती है क्योंकि ये पेड़ उस विशाल कैनोपी का भारी वजन सहने के लिए खुद को इवोल्यूशन के जरिए बहुत मजबूत बना चुके हैं। और इसी कठोर लकड़ी का व्यापार सदियों से वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा रहा है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ। जब हम इस इलाके से निकलते हैं, मतलब ब्राजील के अंधेरे और नमी वाले जंगलों को पीछे छोड़ते हुए भारत या उसके आसपास के एशियाई इलाकों की तरफ नजर डालते हैं, तो ये गणित एकदम बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन मिलते हैं। यहाँ का नजारा अलग है। एनाकोंडा का खौफ नहीं है, बल्कि सूखी पत्तियों के कालीन पर से गुजरते हुए एक बाघ की आहट है, या दूर से आती हाथियों की झुंड की चिंगाड़ है। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि यहाँ के पेड़ एक खास मौसम में पूरी तरह नंगे हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ बारिश का जो बजट है वो साल भर एक समान नहीं बटा होता। मानसूनी जलवायु की वजह से। हाँ, यहाँ बारिश का एक निश्चित मौसम होता है और उसके बाद एक लंबा सूखा मौसम आता है। पेड़ों के लिए पत्तियां एक तरह का निवेश है, इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। जब सूखे के मौसम में इन पत्तियों को बनाए रखने का खर्च यानी पत्तियों से उड़ने वाले पानी का नुकसान उनके द्वारा बनाए गए भोजन से ज्यादा हो जाता है, तो दिवालिया होने से बचने के लिए तुरंत पत्ते गिरा देते हैं। एकदम सही, पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं। इसे हम ऊर्जा का अर्थशास्त्र कह सकते हैं। यानी पत्तियों के जरिए जो वाष्पोत्सर्जन होता है, जिससे पेड़ का पानी हवा में उड़ता है, उसे रोकने का सबसे क्रूर लेकिन बहुत ही प्रभावी तरीका है। पत्तियां नहीं होंगी तो पानी पेड़ के तने और जड़ों में सुरक्षित रहेगा। और शीशम, इनकी लकड़ी भी बहुत सख्त होती है, जो फर्नीचर बनाने के काम आती है। हाँ, इनकी आर्थिक उपयोगिता थोड़ी अलग है। अगर आधुनिक मानव सभ्यता को देखें तो घर का फर्नीचर हो या यातायात के साधन, सागवान और शीशम का आज भी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इनमें दीमक नहीं लगती जल्दी। बिल्कुल। और ये मौसम की मार झेलने में माहिर होते हैं क्योंकि इन पेड़ों ने खुद कठोर मौसम झेला होता है। तो गर्मी और पानी मिलकर ये तय कर रहे हैं कि पत्ते पेड़ पर टिकेंगे या जमीन पर गिरेंगे। अब इसी कहानी को थोड़ा मध्य अक्षांशों यानी मिड लैटिट्यूड की तरफ ले जाते हैं। तटीय प्रदेशों की तरफ। हाँ, उन तटीय प्रदेशों की तरफ जहाँ समुद्र की लहरें किनारों से टकराती हैं और मौसम थोड़ा संतुलित होने लगता है। यहाँ शीतोष्ण सदाबहार वन मिलते हैं। टेम्परेट एवरग्रीन। यहाँ के जंगलों में एक अजीब सा लेकिन बेहद दिलचस्प कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। मतलब एक तरफ बांज और यूकलिप्टस जैसे भारी लकड़ी वाले पेड़ खड़े हैं, तो दूसरी तरफ चीड़ जैसे मुलायम लकड़ी वाले पेड़ भी पनप रहे हैं। और शीतोष्ण सदाबहार वनों की ये विविधता समुद्र की वजह से है। तटीय इलाकों के करीब होने के कारण यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा चरम पर नहीं जाता, न बहुत ज्यादा गर्मी न बहुत ठंड। बिल्कुल। और समुद्र से आने वाली हवाओं के कारण नमी लगातार बनी रहती है, इसीलिए ये जंगल भी साल भर हरे भरे रहते हैं। चीड़ के पेड़ जहाँ एकदम सीधे और लंबे होते हैं, वहीं बांज के पेड़ अपनी मजबूती के लिए जाने जाते हैं। और यूकलिप्टस
इसकी महक तो इन इलाकों की पहचान बन चुकी है। हाँ, लेकिन यहाँ एक जबरदस्त विरोधाभास भी नजर आता है। जब इन्हीं अक्षांशों में थोड़ा और अंदर की तरफ, जैसे उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन या न्यूजीलैंड की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। टेम्परेट डेसिडुअस, ये जंगल भी पत्ते गिराते हैं, ठीक। भारत के मानसूनी वनों की तरह। लेकिन पतझड़ के मौसम में यहाँ का पूरा जंगल लाल, पीले और सुनहरे नारंगी रंग में रंग जाता है, मानो पूरे जंगल पर किसी ने आग के रंग बिखेर दिए हों। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये पेड़ अपने पत्ते क्यों गिरा रहे हैं। यही वो बारीक अंतर है जिसे समझना बहुत जरूरी है। भारत जैसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पेड़ भयंकर गर्मी में पानी बचाने के लिए पत्ते गिराते हैं। हाँ, सूखे से बचने के लिए। लेकिन यहाँ शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पेड़ कड़ाके की ठंड यानी सर्दियों के मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि ठंड भी पेड़ों के लिए सूखे जैसा ही काम करती है। बिल्कुल, सर्दियों में जब भारी बर्फबारी होती है तो जमीन का पानी पूरी तरह जम जाता है, बर्फ बन जाता है। हाँ, तो जड़ों के लिए उस जमी हुई बर्फ से पानी खींचना नामुमकिन हो जाता है। पानी तो है लेकिन वो इस्तेमाल के लायक नहीं है। ओहो, इसलिए सर्दियों की इस जानलेवा स्थिति से बचने के लिए बांज, ऐश और बीच जैसे पेड़ सर्दियों की शुरुआत में ही अपनी पत्तियां गिराकर एक तरह की हाइबरनेशन या सुप्तावस्था में चले जाते हैं। अपना लो पावर मोड ऑन कर लेते हैं। एकदम सही, ये उनका अपना लो पावर मोड है और इन्हीं रंग-बिरंगे गिरे हुए पत्तों के बीच फीजेंट और मोनाल जैसे अनोखे पक्षी अपना बसेरा बनाते हैं। तो मतलब एक गर्मी से बचने के लिए पत्ते गिरा रहा है और दूसरा कड़ाके की ठंड से बचने के लिए। प्रकृति के अपने तरीके हैं। बिल्कुल। अब एक और ऐसे इलाके की तरफ नजर डालते हैं जहां प्रकृति ने एक अलग ही प्रयोग किया है। पहाड़ों की ढलान पर जैतून के हरे भरे पेड़, मीलों तक फैले रसीले अंगूरों के बागान, हल्की हल्की समुद्री हवा और खिली हुई धूप। मेडिटेरेनियन। हाँ, ये भूमध्य सागरीय जलवायु है जिसे विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। क्या? इस जलवायु की सबसे बड़ी खूबी इसका वो उल्टा गणित है जो दुनिया के बाकी ज्यादातर हिस्सों से बिल्कुल अलग है। उल्टा गणित कैसे? यहाँ गर्मियां एकदम सूखी और तेज होती हैं, जबकि बारिश सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में होती है। अरे हाँ, आमतौर पर तो गर्मियों में या मानसून में बारिश होती है। बिल्कुल, ये एक तरह का मौसम का अजूबा है और अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो पता चलता है कि इसी अनोखी जलवायु ने दुनिया के कुछ सबसे बड़े साम्राज्यों की नींव रखी थी। जैसे रोमन साम्राज्य। हाँ, रोमन साम्राज्य का विस्तार और उनकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक जैतून के तेल और शराब के व्यापार पर टिकी थी और ये दोनों चीजें इसी जलवायु की देन है। और ये पेड़ भी ना कमाल की इंजीनियरिंग का नमूना है। संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर, ये सारे रसीले फल इसी तेज धूप में पकते हैं। इन पेड़ों ने खुद को इतनी अच्छी तरह से ढाल लिया है कि इनकी छाल बहुत मोटी होती है और पत्तियां चिकनी या मोम जैसी होती हैं। ताकि पानी उड़ ना जाए। हाँ, ये मोम की परत गर्मियों की चिलचिलाती धूप में उनके अंदर के पानी को भाप बनकर उड़ने से रोकती है। इंसान ने भी प्राकृतिक वन्य जीवन को हटाकर इस जमीन को पूरी तरह से इन कीमती फलों की खेती के लिए अपने हिसाब से ढाल लिया है। इंसान और प्रकृति के इसी तालमेल और टकराव को देखते हुए अब अगर हम सीधे उत्तर की तरफ बढ़ें 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, तो वहाँ एक बिल्कुल अलग ही दुनिया इंतजार कर रही है। एकदम बर्फीली दुनिया। हाँ, एक ऐसा इलाका जहाँ दूर दूर तक सिर्फ बर्फ की सफेद चादर बिछी है और उसे चीरते हुए आसमान की तरफ उठते हुए लंबे नुकीले शंकुधारी पेड़ नजर आते हैं। ये टाइगर वन है। और इसी बर्फीले सन्नाटे में एक सफेद ध्रुवीय भालू यानी पोलर बेयर का गुजरना इस दृश्य को पूरा करता है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। अभी हमने बात की कि शीतोष्ण इलाकों में पेड़ बर्फ से बचने के लिए पत्ते गिरा देते हैं, फिर इस भयंकर जमा देने वाली ठंड में ये चीड़ और देवदार जैसे सदाबहार पेड़ अपनी पत्तियों के साथ कैसे जिंदा रह लेते हैं? ये एक बहुत ही शानदार वैज्ञानिक अनुकूलन है, एडेप्टेशन है। सबसे पहले तो इन पेड़ों का आकार शंकु जैसा होता है, कोनिकल। अच्छा, बिल्कुल उसी तरह जैसे बर्फीले इलाकों में घरों की छतें ढलान वाली बनाई जाती हैं ताकि बर्फ उन पर टिक न सके और फिसलकर नीचे गिर जाए। हाँ, ताकि डालियां टूटे नहीं। और जहां तक पत्तियों का सवाल है, इनकी पत्तियां सुई जैसी नुकीली होती हैं। इन पत्तियों में एक खास तरह का रेजिन या एंटीफ्रीज रसायन होता है जो इनके अंदर के तरल पदार्थ को जमने नहीं देता। ओहो, मतलब नेचुरल एंटीफ्रीज। बिल्कुल, इसलिए भयंकर ठंड में भी अपना काम कर पाते हैं। और आधुनिक दुनिया के लिए इन टैगा वनों की अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि इन पेड़ों की लकड़ी बेहद नरम यानी सॉफ्टवुड होती है और इसी नरम लकड़ी से दुनिया भर की लुगदी या पल्प बनाई जाती है। बिल्कुल, वो अखबारी कागज जिसे दुनिया भर में पढ़ा जाता है, ई-कॉमर्स कंपनियों को पैकिंग वाले गत्ते के डिब्बे, यहाँ तक कि माचिस की तीलियां भी सब यहीं से आता है, पे पहुंचता है। सही बात है। लेकिन अब इन ऊंचे पेड़ों की दुनिया से बाहर निकलते हैं। क्या होता है जब बारिश का बजट इतना भी नहीं होता कि पेड़ पनप सके? तो घास उगती है। वहाँ प्रकृति एक अलग ही रणनीति अपनाती है, घास की रणनीति। अफ्रीका के सवाना का दृश्य सामने आता है। 3 से 4 मीटर ऊंची घास, इतनी ऊंची कि एक इंसान उसमें आसानी से छिप जाए। एलिफेंट ग्रास कहते हैं इसे। हाँ, हाथियों का एक विशाल झुंड, जिराफ अपनी लंबी गर्दन से बबूल के पेड़ की पत्तियां खाते हुए और किसी सूखी डाल पर घात लगाए बैठा एक तेंदुआ। ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ये उन इलाकों में पनपते हैं जहाँ बारिश बहुत ज्यादा भी नहीं होती और बहुत कम भी नहीं। एक ट्रांजिशन जोन। बिल्कुल, बारिश ज्यादा होती तो घने जंगल बन जाते और कम होती तो रेगिस्तान। ये बिल्कुल बीच का इलाका है। यहाँ की घास ऊंची जरूर होती है लेकिन ये बहुत ज्यादा पौष्टिक नहीं होती, न्यूट्रिशियस नहीं होती। हाँ, इसके ठीक विपरीत अगर हम शीतोष्ण घास स्थलों की बात करें जो मध्य अक्षांशों के महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों में पाए जाते हैं, तो वहाँ नजारा बदल जाता है। वहाँ की घास ऊंचाई में छोटी होती है लेकिन पोषक तत्वों से एकदम भरपूर होती है। उन मैदानों में जंगली भैंसें और एंटीलोप जैसे जानवर नजर आते हैं। ये इलाके दरअसल दुनिया के ब्रेड बास्केट या अन्न भंडार हैं, जहाँ आज इंसान ने बड़े पैमाने पर खेती शुरू कर दी है। और अगर दुनिया के नक्शे पर उंगली घुमाई जाए तो ये घास के मैदान एक लयबद्ध तरीके से फैले हुए नजर आते हैं और हर जगह इनका स्थानीय नाम अलग है। हाँ, अलग अलग नाम है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को देखें तो पूर्वी अफ्रीका में इन्हें सवाना कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील के पठार पर ये कंपोज कहलाते हैं और वेनेजुएला में इन्हें लानोस कहा जाता है। बिल्कुल। और इसी तरह अगर शीतोष्ण घास के मैदानों की तरफ बढ़ें तो अर्जेंटीना में जहाँ गौचो और मवेशियों का इतिहास है, वहाँ ये पैम्पास बन जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के वो विशाल मैदान जहाँ कभी लाखों बाइसन दौड़ते थे, प्रेरी कहलाते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में इन्हें वेल्ड नाम दिया गया है। मध्य एशिया के वो असीम मैदान जिन्होंने मानव इतिहास की कई खानाबदोश सभ्यताओं को जन्म दिया, स्टेपी कहलाते हैं। और दूर ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डॉन कहा जाता है। नाम भले ही अलग हो लेकिन ये घास का साम्राज्य पूरी धरती के संतुलन का एक अहम हिस्सा है। एकदम सही। अब धरती के उन हिस्सों का रुख करते हैं जहाँ जिंदगी सबसे मुश्किल इम्तिहान लेती है, अस्तित्व की चरम सीमाएं, एक्सट्रीम्स। सबसे पहले रेगिस्तान, जहाँ आसमान से आग बरसती है, रेत तपती है और बारिश का सालों तक कोई नामो निशान नहीं होता। यहाँ विशाल पेड़ या घास के मैदान नहीं बल्कि कंटीली झाड़ियां नजर आती हैं। एक कैक्टस जो इस भयंकर सूखे में भी खड़ा है। और कैक्टस की बनावट तो जैसे पानी बचाने की मास्टर क्लास है। कैसे? उसकी पत्तियां कांटों में बदल चुकी हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन बिल्कुल ना हो और जानवर उसे खा ना सकें। उसका तना मोटा और स्पंजी होता है जो एक रिजर्वोयर की तरह पानी जमा करके रखता है। और जड़ें बहुत गहरी होती हैं। हाँ, जड़ें जमीन के बहुत नीचे तक जा चुकी हैं पानी की तलाश में। और जहाँ एक तरफ रेगिस्तान की ये भीषण गर्मी है, वहीं इस दुनिया का एक और छोर है जो उतना ही निर्दयी है, ध्रुवीय प्रदेश यानी टुंड्रा। हाँ, ये दुनिया के सबसे ठंडे इलाके हैं। यहाँ साल के ज्यादातर समय जमीन बर्फ की एक मोटी परत जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं उससे ढकी रहती है। बर्फी बर्फ। वनस्पति के नाम पर यहाँ सिर्फ काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियां मिलती हैं जो गर्मियों के कुछ हफ्तों के दौरान जब थोड़ी बर्फ पिघलती है तभी नजर आते हैं। और यहाँ के जो जीव है ना, जैसे सील, वॉलरस और मस्क ऑक्स, प्रकृति ने उन्हें इस भीषण ठंड से बचाने के लिए त्वचा के नीचे ब्लबर यानी चर्बी की एक मोटी परत और शरीर पर घने बाल दिए हैं। टुंड्रा की इस शून्य कर देने वाली ठंड में भी जीवन ने अपने लिए एक रास्ता बना ही लिया है। बिल्कुल। और ये पूरी भौगोलिक यात्रा
एक बात को बहुत साफ कर देती है कि हर एक पत्ता, हर एक तना, हर एक जानवर अपने उस खास माहौल, तापमान और नमी के हिसाब से एकदम सटीक डिजाइन किया गया है। एकदम परफेक्टली। लेकिन शुरुआत में जिस गुणा भाग की बात हुई थी, ऊंचाई और तापमान का, वो मास्टर गणित, अब वो गणित तेजी से बदल रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से। हाँ, जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया का तापमान लगातार बढ़ रहा है। अगर पहाड़ों पे तापमान बढ़ता है तो निचले इलाकों की वनस्पति खुद को बचाने के लिए धीरे-धीरे ऊपर की तरफ खिसकने लगेगी। तो जो ऊपर है उनका क्या होगा? यही तो सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, जो पेड़ या जो जानवर पहले से ही पहाड़ की बिल्कुल चोटी पर हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए तो ऊपर अब कोई जमीन ही नहीं बची। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमारे भविष्य के नक्शे ही देंगे। उफ, हवा में इतनी नमी है कि ऐसा लग रहा है सांस लेना भी भारी हो रहा है। और ये चिपचिपाहट, हाँ, जैसे त्वचा पर शहद की एक पतली सी परत चढ़ गई हो। बिल्कुल। और गर्मी, मतलब दिन हो या रात, कम होने का नाम ही नहीं लेती। ऐसा लगता है जैसे शरीर हर वक्त एक गीले कंबल में लिपटा हुआ है। यही एहसास भूमध्य रेखीय प्रदेश की असली पहचान है। हम एक तरह से दुनिया की कमर पर खड़े हैं, भूमध्य रेखा के आसपास। यानी इक्वेटर के पास। जी, 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच। यहाँ आप कह सकते हैं कि मौसम का कोई दूसरा रूप होता ही नहीं, सिर्फ एक ही मौसम है, गर्म और आर्द्र। दिन में तापमान और हवा में नमी दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं। रात में पारा थोड़ा सा गिरता है, लेकिन नमी वो वैसी की वैसी रहती है। और बारिश का तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते। अभी आसमान एकदम साफ है और अगले ही पल घने काले बादल आकर बिना किसी चेतावनी के मूसलाधार बरसने लगते हैं। हाँ, जैसे किसी ने आसमान में कोई नल खोला छोड़ दिया हो। बिल्कुल, यहाँ लगभग हर दोपहर बारिश होती ही होती है। और यही रोज की बारिश और उमस इस जगह को वो शक्ति देती है जिससे यहाँ दुनिया के फेफड़े पनपते हैं। अमेज़न के वर्षावन। बिल्कुल सही, अमेज़न के वर्षावन। ये जंगल सच में किसी दूसरी दुनिया जैसे हैं। पेड़ इतने ऊंचे और एक दूसरे से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि उनकी पत्तियां और टहनियां मिलकर आसमान में एक हरी चादर या छत जैसी बना देती हैं। इसे कैनोपी कहते हैं ना? हाँ, कैनोपी। ये एक तरह की जीती जागती छत है जो नीचे की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। तो इसका असर क्या होता होगा नीचे, मतलब जमीन पर? असर तो जबरदस्त होता है। आप सोचिए, ये सूरज की मतलब लगभग सारी ही कोई 98% रोशनी को नीचे आने से रोक देती है। 98%? जी, और नतीजा ये होता है कि जंगल की जमीन पर ना हमेशा एक धुंधला सा अंधेरा रहता है और सीलन तो होती ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जमीन पर सिर्फ वही पौधे उग सकते हैं जिन्हें धूप की ज्यादा जरूरत ना हो। हाँ, सिर्फ वही जिन्हें छांव में रहने की आदत हो। लेकिन यहाँ के पौधों ने एक और चालाकी सीखी है, वो जमीन पर उगने की बजाय दूसरे पेड़ों के ऊपर ही अपना घर बना लेते हैं। अच्छा। जी, इन्हें परजीवी पौधे कहते हैं। जैसे ऑर्किड और ब्रोमीलियाड, ये पेड़ों की डालियों पर उगकर सीधे हवा से नमी सोखते हैं। मैंने ब्रोमीलियाड के बारे में बहुत ही गजब की बात पढ़ी थी। वो अपनी पत्तियों को कुछ इस तरह से जमा करता है कि बीच में एक छोटा सा तालाब जैसा बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। और मेंढक जैसे छोटे जीव अपने अंडे देने के लिए उसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक पौधे के ऊपर एक पूरा का पूरा तालाब और एक इकोसिस्टम। है ना अद्भुत? यही तो प्रकृति का तालमेल है। और पता है, यहाँ के पक्षियों के रंग इतने चमकीले क्यों होते हैं? सिर्फ खूबसूरती के लिए तो नहीं होंगे? नहीं, इस घने हरे जंगल में जहाँ हर कोई पत्तों में छिपा है, ये चमकीले रंग अपने साथी को खोजने या किसी दुश्मन को डराने का एक जरूरी सिग्नल है। ये जंगल का अपना सोशल मीडिया है। एक पक्षी है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया, वो है टुकैन। मैंने उसकी तस्वीरें देखी हैं। उसकी चोंच इतनी बड़ी और इतनी रंगीन है कि यकीन ही नहीं होता कि वो असली है। हाँ, पर वो चोंच दिखने में जितनी भारी लगती है, अंदर से उतनी ही खोखली और बहुत हल्की होती है। अच्छा, तो उसका कोई खास मकसद होता है? जी, ये उसे फल तोड़ने, शिकारियों को डराने और तो और शरीर की गर्मी को बाहर निकालने में भी मदद करती है। और टुकैन अकेला नहीं है। यहाँ चमकीले पंखों वाले मकाओ हैं, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड है। ये तो सिर्फ आसमान की बात हुई। और जमीन पर क्या हो रहा है? जमीन पर चींटियां खाने वाला वो अजीब सी सूंड वाला टैपीर घूमता है। पेड़ों पर बंदरों की तो अनगिनत प्रजातियां उछल कूद करती रहती हैं। और नदियों में वहां तो खतरा और भी बड़ा है। बहुत बड़ा, एक तरफ मांस खाने वाली पिराना मछली है, तो दूसरी तरफ दुनिया के सबसे विशाल सांप एनाकोंडा और बोआ पानी और जमीन दोनों पर राज करते हैं। मतलब ये जैव विविधता का एक ऐसा खजाना है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इतने घने और खतरनाक जंगल में इंसान भी रहते हैं, उनकी जिंदगी कैसी होती होगी? मैंने पढ़ा है कि वो खेती के लिए कर्तन एवं दहन, मतलब स्लैश एंड बर्न तरीका अपनाते हैं। हाँ, ये खेती का एक सदियों पुराना तरीका है। वो जंगल के एक हिस्से को काटकर जला देते हैं और फिर वहां खेती करते हैं। जलाने से क्या होता है? जब वो पेड़ों को जलाते हैं तो राख से जमीन को जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं और वो उपजाऊ हो जाती है। फिर कुछ साल उस पर खेती करते हैं। लेकिन जब वो जमीन का उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो वे बस आगे बढ़ जाते हैं। आज के नजरिए से देखें तो ये थोड़ा गैर जिम्मेदाराना नहीं लगता है, लेकिन हमें उनके नजरिए से सोचना होगा। सदियों तक जब उनकी आबादी बहुत कम थी और जंगल असीमित था, तब ये तरीका प्रकृति के साथ एक लय में था। वो एक जगह छोड़ते तो 20-25 सालों में वहां जंगल वापस उगाता था। ये एक टिकाऊ चक्र था। तो समस्या अब शुरू हुई है। हाँ, समस्या अब शुरू हुई है जब बाहरी दुनिया के दबाव और बढ़ती आबादी ने इस चक्र को इतना तेज कर दिया है कि जंगल को दोबारा पनपने का मौका ही नहीं मिल रहा। समझ गया। उनके जीवन में काम का बंटवारा भी बड़ा साफ है ना? पुरुष शिकार और मछली पकड़ने पर ध्यान देते हैं और महिलाएं फसलों का। बिल्कुल, और उनका मुख्य भोजन है मैनियोक, जिसे कसावा भी कहते हैं। ये बिल्कुल हमारे आलू या शकरकंद की तरह जमीन के नीचे उगता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत होगा। बेहतरीन। इसके अलावा टैपियोका और अनानास भी उगाते हैं। और उनके घर, जिन्हें मलोका कहते हैं, वो भी बड़े अनोखे होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते जैसे। मतलब एक ही बड़ी सी छत के नीचे पूरा कुनबा रहता है, अपार्टमेंट की तरह। हाँ, एक तरह से। और छत की ढलान बहुत तेज होती है ताकि मूसलाधार बारिश का पानी एक पल भी न रुके। लेकिन अब तो ये सब बदल रहा होगा। 1970 में जो ट्रांस अमेज़न महामार्ग बना, उसने तो इस बंद दुनिया के दरवाजे खोल दिए होंगे। दरवाजे क्या, उसने तो दीवारें ही तोड़ दी। उस एक सड़क ने वर्षा वन के हर कोने तक पहुंचना मुमकिन बना दिया। और फिर विकास की लहर आई होगी। जी, खनन, लकड़ी का कारोबार, बड़े बड़े फार्म, और इसका सीधा असर वहाँ की मूल आबादी पर पड़ा। उन्हें अपनी जमीनें छोड़कर और गहरे जंगलों में जाना पड़ा, अपनी उस जीवन शैली को बचाने के लिए जो हजारों साल से चली आ रही थी। अमेज़न की कहानी प्रकृति के दबदबे की है, जहां इंसान बस एक छोटा सा हिस्सा है और अब बाहरी दुनिया उस पर हावी हो रही है। लेकिन क्या होता है जब कहानी उल्टी हो, जब हजारों सालों से इंसान ही एक नदी घाटी के केंद्र में रहा हो? उसके लिए हमें दुनिया के उस हिस्से में चलना होगा जहां नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि सभ्यता, धर्म और जीवन की धुरी हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। ये भूमध्य रेखा से थोड़ा ऊपर 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का उपोष्ण प्रदेश है। और यहाँ आते ही सबसे पहला फर्क जो महसूस होता है वो है आबादी का। अमेज़न के उस खालीपन के बाद यहाँ का जनसंख्या घनत्व तो चौंका देता है। हर जगह लोग, शहर, गांव। बिल्कुल, ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र के साथ साथ उनकी सहायक नदियां घाघरा, सोन, कोसी, चंबल सब मिलकर एक विशाल और उपजाऊ मैदान बनाती हैं। और इस इलाके का मिजाज भी बहुत अलग है। बहुत अलग। एक तरफ हिमालय के पहाड़ हैं, बीच में ये विशाल मैदान, और आखिर में बंगाल की खाड़ी में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन। इन मैदानों में चाप झील या ऑक्सबो लेक्स भी मिलती हैं। ये कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार है। हाँ, जब नदी आलसी सांप की तरह बल खाती हुई चलती है तो कभी कभी शॉर्टकट ले लेती है और अपने पुराने घुमावदार रास्ते को छोड़ देती है। पानी का वो जो छूटा हुआ हिस्सा है वही झील बन जाता है। और यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ क्यों है? क्योंकि ये हजारों सालों से हिमालय से लाई गई गाद और खनिजों से बनी है। इसीलिए तो कृषि यहाँ जीवन का आधार है और इसी उपजाऊ मिट्टी ने लोगों को हमेशा अपनी ओर खींचा है। लेकिन यहाँ का मौसम अमेज़न की तरह एक जैसा नहीं रहता। हाँ, ये तो है। यहाँ ऋतुएं साफ पता चलती हैं। गर्मियाँ बहुत गर्म, सर्दियाँ ठंडी, और बारिश के लिए एक पूरा मौसम तय है, मानसून। जी, जून से सितंबर तक। और ये मानसून इस कृषि प्रधान इलाके के लिए एक दोधारी तलवार है। दोधारी तलवार कैसे? देखिए, एक तरफ तो ये वरदान है क्योंकि धान जैसी मुख्य फसल पूरी तरह इसी पर निर्भर है। अगर मानसून अच्छा हो तो फसल लहलहा उठती है। लेकिन दूसरी तरफ कभी कभी ये इतना विनाशकारी हो जाता है कि नदियां उफान पर आ जाती हैं और
दूर दूर तक बाढ़ ले आती हैं, सब कुछ तबाह हो जाता है। जब खेती की बात हो रही है तो धान तो यहाँ की जान है, और मुझे जूट की कहानी भी बड़ी दिलचस्प लगती है। उसे गोल्डन फाइबर कहते थे। सही कहा, और एक जमाने में पूरी दुनिया की बोरियां और रस्सियां इसी से बनती थीं। ये इस इलाके की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हुआ करता था। और सिर्फ जूट ही नहीं, नहीं, गन्ना और चाय जैसी नकदी फसलें भी हैं। असम के चाय के बागान तो दुनिया भर में मशहूर है। साथ ही बिहार और असम के कुछ इलाकों में रेशम के कीड़ों को पालकर सिल्क भी बनाया जाता है। ये जमीन वाकई सोना उगलती है। और जमीन की तरह यहाँ के जंगल भी बदलते रहते हैं। मैदानी इलाकों में सागवान, साल और पीपल जैसे पेड़ हैं, मतलब वो पेड़ जो पतझड़ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उन्हें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती कहते हैं। वहीं डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव के जंगल हैं, जिनकी जड़ें खारे पानी से बाहर झांकती रहती हैं। और अगर हम उत्तराखंड या सिक्किम के पहाड़ी इलाकों में जाएं, तो वहाँ ठंडे मौसम वाले चीड़, देवदार और फर के नुकीली पत्तियों वाले पेड़ मिलते हैं। बिल्कुल, हर कुछ किलोमीटर पे वनस्पति का रूप बदल जाता है। और इन अलग अलग जंगलों में रहने वाले जानवर भी खास हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानों में एक सींग वाला गेंडा मिलता है, जो बहुत दुर्लभ हो गया है। और सुंदरबन के डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर का इलाका है। नदियों और झीलों में रोहू, कतला और हिल्सा जैसी मछलियां हैं, जो यहाँ के लोगों के भोजन का अहम हिस्सा हैं। लेकिन इन्हीं नदियों में एक ऐसा जीव रहता है जो इस पूरे इलाके की सेहत का आईना है। आप सुसु डॉल्फिन की बात कर रही हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र के मीठे पानी में पाई जाने वाली अंधी डॉल्फिन। हाँ, उसकी कहानी दिलचस्प भी है और चिंताजनक भी। ये अंधी होती है, इसलिए शिकार करने और रास्ता खोजने के लिए आवाज की तरंगों का इस्तेमाल करती है, ठीक चमगादड़ की तरह। अच्छा। लेकिन इसका असली महत्व यह है कि सुसु सिर्फ साफ पानी में ही जिंदा रह सकती है। नदी में उसकी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि नदी स्वस्थ है। लेकिन अब तो इसकी संख्या तेजी से घट रही है, जो एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये एक इमरजेंसी अलार्म है। गंगा ब्रह्मपुत्र के किनारे प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, पटना, कोलकाता जैसे कई बड़े शहर हैं, जिनकी आबादी 10 लाख से भी ज्यादा है। जी। और इन शहरों और यहाँ की फैक्ट्रियों से निकलने वाला सारा रासायनिक कचरा और गंदा पानी बिना साफ किए सीधा नदी में बहा दिया जाता है। ये जहर इन डॉल्फिन्स का जीवन खत्म कर रहा है। और ये सिर्फ डॉल्फिन्स की बात नहीं है, ये तो पूरी नदी तंत्र के मरने का संकेत है। हालांकि यही नदियां और शहर पर्यटन का भी बड़ा केंद्र है। आगरा में यमुना किनारे ताजमहल है, प्रयागराज में संगम, असम में काजीरंगा और मानस जैसे नेशनल पार्क है। पर्यटन अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, लेकिन ये एक और दबाव बनाता है। संतुलन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जब हम इन दोनों विशाल नदी घाटियों को एक साथ देखते हैं तो एक बहुत गहरी तस्वीर उभरती है। एक तरफ अमेज़न है, जहां इंसान और प्रकृति का संघर्ष अभी कह सकते हैं कि शुरू हो रहा है, और दूसरी तरफ गंगा ब्रह्मपुत्र है, जहां ये संघर्ष सदियों से चल रहा है और अब हम उसके नतीजे देख रहे हैं। ये तुलना बहुत जरूरी है। अमेज़न में चुनौती ये है कि विकास को प्रकृति का विनाश किए बिना कैसे आगे बढ़ाया जाए, और गंगा में चुनौती है कि जो विनाश हो चुका है उसे कैसे पलटा जाए और नदी को दोबारा जीवन कैसे दिया जाए। और यही बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। गंगा में सुसु डॉल्फिन का घटता जीवन, जो सदियों के मानवीय हस्तक्षेप और प्रदूषण का नतीजा है, क्या ये अमेज़न के भविष्य के बारे में कोई सीधी चेतावनी दे रहा है? वहां विकास की प्रक्रिया अभी बस तेज हुई है। क्या हम अमेज़न को भी उसी रास्ते पर धकेल रहे हैं जिस पर चलकर गंगा आज अपनी सांसों के लिए संघर्ष कर रही है? एक कमाल की बात है, जब हम प्रेरी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक बहुत बड़ी खाली सपाट जमीन की तस्वीर बनती है, दूर दूर तक सिर्फ घास, जैसे घास का कोई समंदर हो। बिल्कुल। और सोचने वाली बात यह है कि यही खालीपन, यही घास का सागर दुनिया के सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा पैदावार वाले इलाकों में से एक है। हाँ, ये विरोधाभासी तो है। ये काम कैसे करता है? मतलब जहां पेड़ तक नहीं है वहां से पूरी दुनिया का पेट कैसे बढ़ता है? आपका सवाल ही इस पूरी कहानी का सार है। देखिए, प्रेरी शब्द जो है वो आया है लैटिन के प्रियाटा से। प्रियाटा, हाँ, जिसका मतलब होता है चारागाह। और ये उत्तरी अमेरिका के क्या कहते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान है। अच्छा। इनका फैलाव इतना ज्यादा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये पश्चिम में रॉकी पहाड़ों से शुरू होते हैं ओके। और पूर्व में ग्रेट लेक्स तक फैले हुए हैं। मतलब अमेरिका और कनाडा दोनों देशों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें आता है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा हिस्सा। तो इतने बड़े मैदान को पानी कहां से मिलता होगा? जरूर कोई बड़ी नदियां होंगी वहां। हाँ, अमेरिका में मिसिसिपी नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो इस पूरे इलाके को सींचती हैं। और कनाडा वाले हिस्से में सस्केचुआन नदी का पूरा नेटवर्क है। अच्छा। लेकिन पानी से भी ज्यादा दिलचस्प है यहाँ की हवा, खासकर एक हवा जिसका नाम है चिनूक। चिनूक, ये नाम तो सुना हुआ है, लेकिन इसके बारे में हमेशा एक उलझन रहती है। कहते हैं कि ये सर्दियों में चलने वाली एक गर्म हवा है। हाँ। ये तो सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है। मतलब बर्फ से जमे मौसम में गर्म हवा का झोंका, ये कैसे होता है? ये बिल्कुल वैसे ही जैसा आप कह रहे हैं। चिनूक एक स्थानीय हवा है। लोकल विंड। हाँ, जो रॉकी पहाड़ों से नीचे की तरफ उतरती है। और जब हवा पहाड़ से नीचे उतरती है तो वो दबती है और गर्म हो जाती है। अच्छा, कंप्रेशन की वजह से। हाँ बिल्कुल, और इसका असर एकदम जादुई होता है। मान लीजिए तापमान है -20 डिग्री सेल्सियस, हर तरफ घुटनों तक बर्फ है। और फिर चिनूक चलना शुरू होती है। कुछ ही घंटों में तापमान बढ़कर 10 या 15 डिग्री प्लस में पहुंच जाता है। अरे वाह, मतलब बर्फ का तो नामो निशान नहीं बचता होगा। कुछ भी नहीं। तभी तो इसे वहाँ के लोग स्नो ईटर यानी बर्फ खाने वाली हवा भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ के जानवरों और किसानों के लिए कितनी बड़ी राहत होगी। ये सिर्फ राहत नहीं है, ये एक लाइफलाइन है। लाइफलाइन, सही कहा। जब बर्फ की मोटी चादर बिछी हो तो मवेशियों के लिए चारा मिलना नामुमकिन हो जाता है। सही बात है। और चिनूक आकर उस बर्फ को पिघला देती है और जानवरों के चढ़ने के लिए चारागाह फिर से खुल जाते हैं। मतलब कुदरत का एक ऐसा सिस्टम है जो सबसे मुश्किल मौसम में भी जिंदगी को थमने नहीं देता। लेकिन एक सवाल मेरे मन में अब भी है, अगर यहाँ नदियां भी हैं और बारिश भी ठीक ठाक होती है तो फिर यहाँ बड़े बड़े जंगल क्यों नहीं है? सिर्फ घास ही घास क्यों? ये एक बेहतरीन सवाल है। इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं। एक तो यहाँ बारिश ज्यादातर गर्मियों में होती है, जो घास के लिए तो बहुत अच्छी है, पर बड़े पेड़ों की गहरी जड़ों के लिए काफी नहीं होती। अच्छा। दूसरा, पुराने समय में यहाँ आग बहुत लगती थी, चाहे वो कुदरती हो या इंसानों ने लगाई हो। आग घास को तो जला देती थी, लेकिन घास की जड़ें जमीन के नीचे सुरक्षित रहती थी और वो फिर उग जाती थी। पर बड़े पेड़ वो उस आग में खत्म हो जाते थे। और तीसरा, लाखों बाइसन के झुंड यहाँ चढ़ते थे। बाइसन, यानी अमेरिकी भैंस। हाँ, वो छोटे पौधों को खा जाते थे और उन्हें बड़ा पेड़ बनने ही नहीं देते थे। इनकी कहानी तो इन मैदानों से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, बाइसन यहाँ का सबसे मुख्य जानवर था। एक जमाना था जब आप सोचिए 6 करोड़ से भी ज्यादा बाइसन इन मैदानों में घूमते थे। 6 करोड़? हाँ, ये यहाँ के इकोसिस्टम की जान थे। लेकिन फिर यूरोपियन लोग आए और उन्होंने बड़े पैमाने पर इनका शिकार शुरू किया। शिकार इतना भयानक था कि 19वीं सदी के अंत तक सिर्फ कुछ 100 बाइसन ही जिंदा बचे थे। सिर्फ कुछ 100? हाँ, वो लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गए थे। ये तो बहुत दुखद है। क्या ये सिर्फ खाने के लिए शिकार करते थे या कोई और वजह थी? वजह बहुत जटिल थी। कुछ शिकार खाल और मांस के लिए होता था, लेकिन एक बड़ा कारण था वहाँ रहने वाले मूल अमेरिकी आदिवासियों को नियंत्रित करना। अच्छा। जिनकी जिंदगी और संस्कृति पूरी तरह से बाइसन पर निर्भर थी। तो बाइसन को खत्म करके वो उन आदिवासियों की कमर तोड़ना चाहते थे। मतलब ये एक तरह की स्ट्रेटजी थी। हाँ, खैर अच्छी खबर यह है कि बाद में संरक्षण के प्रयास हुए और आज बाइसन एक सुरक्षित प्रजाति है और उनकी आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है। चलिए, कम से कम कहानी का अंत अच्छा हुआ। अब अगर हम आज के प्रेरी पर वापस आएं तो ये दुनिया की ब्रेड बास्केट यानी रोटी की टोकरी कहलाता है। ऐसा क्या खास है यहाँ की, ये पूरी दुनिया को ना खिला रहा है? यहाँ की मिट्टी। हाँ, हजारों साल पहले जब ग्लेशियर पिघले तो वो अपने साथ बहुत ही उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाए और यहाँ जमा कर दी। साथ ही करोड़ों सालों से जो घास यहाँ उगती और मरती रही, उसने मिट्टी में जैविक पदार्थ की एक मोटी परत बना दी है, जो खेती के लिए किसी सोने से कम नहीं है। इसीलिए यहाँ मक्का, गेहूं, सोयाबीन, कपास जैसी फसलें बड़े पैमाने पर होती हैं। और यहाँ खेती करने का तरीका भी बहुत अलग होगा। मतलब इतने बड़े बड़े खेतों को हाथ से तो नहीं जोता जा सकता। बिल्कुल नहीं, यहीं पर टेक्नोलॉजी का असली खेल शुरू होता है। यहाँ के किसान दुनिया के सबसे आधुनिक किसानों में से हैं। वो बड़े बड़े ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और कंबाइन मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। कंबाइन मशीन? हाँ, ये तो कमाल की चीज है। ये फसल काटने, दानों को अलग करने और भूसा साफ
साफ करने, ये तीनों काम एक साथ कर सकती है। मतलब एक मशीन वो काम कर देती है जिसके लिए 100 साल पहले शायद दर्जनों लोग लगते होंगे। बिल्कुल, दर्जनों क्या शायद सैकड़ों। इस एक मशीन ने सिर्फ खेती नहीं बल्कि पूरे समाज का ढांचा ही बदल दिया होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ बहुत कम लोग मिलकर इतना ज्यादा अनाज उगा पाते हैं कि वो न सिर्फ अपने देश का पेट भरते हैं बल्कि पूरी दुनिया को निर्यात भी करते हैं। तो अगली बार जब कोई अपने घर में रोटी या ब्रेड खा रहा हो तो बहुत मुमकिन है कि उसका गेहूं हजारों मील दूर इन्हीं प्रेरी के खेतों से आया हो। तो प्रेरी की कहानी जमीन के ऊपर की कहानी है, उपजाऊ मिट्टी, घास, फसलें। लेकिन क्या दुनिया के सारे घास के मैदानों की कहानी ऐसी होती है? मुझे दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड याद आ रहे हैं। वेल्ड, वो भी तो ठंडे मौसम वाले घास के मैदान है, पर वहां की तस्वीर तो बिल्कुल अलग है ना। आपका सवाल हमें कहानी के दूसरे हिस्से पर ले जाता है। वेल्ड डच भाषा का शब्द है जिसका मतलब भी मैदान ही होता है। अच्छा, इसका मतलब भी मैदानी है। हाँ, ये दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान है, लेकिन प्रेरी के मुकाबले ये पठार पर बसे हैं। पठार पर मतलब ऊंचाई पर। हाँ, इनकी ऊंचाई 600 मीटर से 1100 मीटर तक है और कुछ हिस्से तो 1600 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं। इतनी ऊंचाई, और इनके चारों तरफ का नजारा कैसा है? ये भी बहुत रोचक है। वेल्ड के पश्चिम में है कालाहारी का रेगिस्तान और इसके चारों तरफ ऊंचे ड्रेकन्सबर्ग पहाड़ हैं जो इसे एक कटोरी की तरह घेरते हैं। अच्छा, तो ये घिरा हुआ इलाका है। हाँ, और यहाँ की जलवायु पर पास के हिंद महासागर का गहरा असर पड़ता है जिसकी वजह से मौसम नम रहता है। और बारिश? प्रेरी के उलट यहाँ बारिश गर्मियों में होती है जबकि सर्दियाँ ठंडी और सूखी होती हैं। तो जाहिर है इस अलग जलवायु का असर वहां की वनस्पति और जानवरों पर भी पड़ता होगा। पड़ता है और बहुत गहरा पड़ता है। प्रेरी की तरह यहाँ घनी घास नहीं है, वनस्पति काफी फैली हुई है, विरल है। ओके। ऊंचे इलाकों में एक खास तरह की लाल घास उगती है। पेड़ भी मिलते हैं लेकिन ज्यादातर अकेशिया और मारुला जैसे कंटीले पेड़। हाँ, कंटीले और सूखे मौसम में टिकने वाले पेड़ और जानवर। यहाँ आपको वो सब मिलेंगे जिनके बारे में हम सफारी की कहानियों में सुनते हैं। शेर, तेंदुआ, चीता और कुड़ू नाम का एक बड़ा हिरण। ठीक है, तो यहाँ की जमीन उतनी उपजाऊ नहीं है जितनी प्रेरी की, तो फिर यहाँ के लोग अपनी रोजी रोटी कैसे चलाते हैं? अगर खेती नहीं तो क्या? यहीं पर वेल्ड की कहानी प्रेरी से बिल्कुल अलग हो जाती है क्योंकि मिट्टी अच्छी नहीं है, इसलिए यहाँ के लोगों ने पशुपालन को अपना मुख्य व्यवसाय बनाया। पशुपालन? हाँ, खासतौर पर भेड़ पालन, और कोई ऐसी वैसी भेड़ नहीं बल्कि मेरिनो भेड़। मेरिनो? इसका ऊन तो दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है, बहुत मुलायम और गर्म। बिल्कुल, मेरिनो भेड़ को खासतौर पर उसकी ऊन के लिए पाला जाता है और ऊन उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अच्छा। इसके अलावा अंगोरा बकरियों से मोहेर नाम की एक और कीमती ऊन मिलती है। डेयरी फार्मिंग भी होती है, मक्खन और चीज बनाए जाते हैं। लेकिन वेल्ड की असली ताकत और दौलत उसकी जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे छिपी है। जमीन के नीचे मतलब आप खनिजों की बात कर रहे हैं? हाँ, ये इलाका कुदरती खजानों से भरा पड़ा है। कोयला और लोहा तो है ही, लेकिन सोना और हीरे ने इस जगह की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। सोना और हीरा? जोहानिसबर्ग शहर को विश्व की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है। अच्छा, गोल्ड कैपिटल। हाँ, इस शहर की नींव ही सोने की खदानों पर रखी गई थी। 19वीं सदी के अंत में यहाँ सोने की खोज ने एक गोल्ड रश को जन्म दिया और दुनिया भर से लोग अपनी किस्मत आजमाने यहाँ पहुंच गए। और किम्बर्ले का नाम सुनते ही दिमाग में हीरे आते हैं। बिल्कुल, पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं कि कैसे लोग धूल और मिट्टी में हीरे खोजते थे। क्या सच में इसका इतिहास इतना ही नाटकीय था? बिल्कुल था। किम्बर्ले में दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की खदानें थी। यहाँ की बिग होल नाम की खदान तो वो इंसानों द्वारा खोदा गया सबसे बड़ा गड्ढा मानी जाती है। अरे बाप रे। सोना और हीरा मिलने के बाद इस इलाके का नक्शा ही बदल गया। जहाँ कल तक सिर्फ घास के मैदान थे वहाँ शहर बस गए, रेल लाइनें बिछ गईं और बड़े बड़े उद्योग लग गए। हाँ। लोहा और इस्पात उद्योग का विकास भी इन्हीं खनिजों की वजह से हुआ। तो ये तो कमाल का फर्क है। एक तरफ है प्रेरी जिसे हम एक बहुत बड़ा और उपजाऊ खेत कह सकते हैं, हाँ। और दूसरी तरफ वेल्ड है जो एक बहुत बड़ी खदान और भेड़ों का फार्म है। ऊपर से देखने पर दोनों घास के मैदान है, पर एक की दौलत मिट्टी में है तो दूसरी की चट्टानों के नीचे। यही तो इन दोनों की कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। सही बात है। प्रेरी में उपजाऊ मिट्टी ने एक कृषि आधारित समाज बनाया जहाँ जिंदगी फसलों के चक्र के हिसाब से चलती है। वहीं वेल्ड में खनिजों ने एक औद्योगिक और खनन आधारित समाज को जन्म दिया जहाँ की जिंदगी में दौलत, मेहनत और संघर्ष की एक अलग ही कहानी है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है, कैसे एक जैसी दिखने वाली भौगोलिक बनावट मतलब ठंडे मौसम के घास के मैदान दुनिया के दो अलग अलग कोनों में अपनी जमीन के ऊपर और नीचे छिपी नेमतों की वजह से बिल्कुल अलग आर्थिक ताकतों में बदल गए। एक दुनिया का पेट भर रहा है तो दूसरा दुनिया को सोना हीरा पहना रहा है। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है ना। किस सवाल पर? कि किसी भी जगह की किस्मत तय करने में भूगोल की भूमिका कितनी बड़ी होती है। क्या जमीन के नीचे दबे पत्थर और जमीन के ऊपर उगने वाली घास सिर्फ वहाँ की अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि वहाँ के लोगों की संस्कृति, उनके सपनों और उनके संघर्षों को भी तय कर देती है। शायद हर मैदान की अपनी एक नियति होती है जो उसकी मिट्टी में ही लिखी होती है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे रेगिस्तान की जिंदगी की। और देखिए, जब हम रेगिस्तान कहते हैं तो ज्यादा लोगों के दिमाग में दूर दूर तक फैली रेत की तस्वीर आती है। बिल्कुल। लेकिन आज हम इस तस्वीर के पार जाएंगे और दो ऐसे रेगिस्तानों की दुनिया में उतरेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हाँ। एक तरफ है सहारा की झुलसा देने वाली गर्मी और दूसरी तरफ लद्दाख की हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड। बिल्कुल। और ये सिर्फ दो अलग अलग जगहों की कहानी नहीं है, ये कहानी है आप कह सकते हैं इंसानी जज्बे की, कि कैसे हम दुनिया के सबसे मुश्किल माहौल में भी न सिर्फ जीना सीखते हैं बल्कि वहाँ अपनी एक पूरी संस्कृति विकसित कर लेते हैं। सही। आज हम इन दोनों जगहों के भूगोल, मौसम और वहाँ के लोगों की जिंदगी को एक दूसरे के साथ रख के देखेंगे। ये जो कंपैरिजन है ना, यही सबसे दिलचस्प होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सहारा से। जब हम रेगिस्तान सोचते हैं तो सहारा की इमेज आती है। ये कितना बड़ा है और कहाँ है? देखिए, ये उत्तरी अफ्रीका के एक बहुत बड़े हिस्से में फैला है। इसका एरिया करीब 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 8.54 मिलियन? हाँ, और ये 11 देशों को छूता है। तो ये धारणा की सहारा मतलब सिर्फ रेत की टीले, ये कितनी सही है? ये एक बहुत बड़ा मिथक है एक्चुअली। आपको जानकर हैरानी होगी कि सहारा का सिर्फ 25% हिस्सा ही रेतीला है। सिर्फ 25%? हाँ, इसका ज्यादातर हिस्सा असल में पथरीला है, बजरी से ढका हुआ है। यहाँ बड़े बड़े चट्टानी पठार है, कुछ तो 2500 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं। अच्छा। तो ये सिर्फ रेत का समंदर नहीं है, ये चट्टानों और पठारों का एक विशाल सूखा हुआ महासागर है। और यहाँ की जलवायु मतलब क्लाइमेट कैसा है? सुनने में तो बहुत गर्म लगता है। गर्म और बहुत ज्यादा सूखा, हॉट एंड ड्राई जिसे कहते हैं। बारिश बहुत ही कम समय के लिए होती है और तापमान का विरोधाभास बहुत ज्यादा है। दिन तो अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 50 डिग्री? हाँ, जिससे रेत और चट्टानें बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं, लेकिन रातें उतनी ही ठंडी होती हैं। अच्छा, रातें ठंडी क्यों? क्योंकि हवा में नमी नहीं होती तो वो दिन की गर्मी को पकड़ कर नहीं रख पाती। सूरज ढलते ही जमीन तेजी से ठंडी होने लगती है और तापमान गिरकर कभी-कभी तो 0 डिग्री के करीब भी पहुंच सकता है। मतलब एक ही दिन में इतनी ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस? बिल्कुल। ऐसी मुश्किल जलवायु में फिर जीवन कैसे संभव है? किस तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलते हैं वहाँ? इसे अडैप्टेशन कहते हैं। वनस्पति में देखें तो कैक्टस, खजूर के पेड़ और अकेशिया जैसे पौधे पाए जाते हैं। और कुछ जगहों पर मरुद्यान है, ओएसिस। हाँ, ओएसिस। ये रेगिस्तान के बीच में हरे भरे द्वीप जैसे होते हैं। बिल्कुल, ये वो जगहें हैं जहाँ जमीन के नीचे का पानी सतह पर आ जाता है और जहाँ पानी है वहाँ खजूर के पेड़ों के झुंड है, वहाँ जिंदगी है। और जानवरों में?
ऊँट तो है ही। ऊँट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू और कई तरह के सांप और छिपकलियां ये यहाँ के प्रमुख जीव हैं। अब सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। यहाँ रहने वाले लोग, उनका जीवन कैसा है? यहाँ मुख्य रूप से बेदुइन और तुआरिग जैसी जनजातियां रहती हैं। ये चलवासी हैं, मतलब नोमैडिक। नोमैडिक यानी एक जगह टिककर नहीं रहते। नहीं, वो बकरी, भेड़, ऊँट और घोड़े पालते हैं और पानी और चारे की तलाश में घूमते रहते हैं। तो उनकी पूरी जिंदगी, उनका पूरा जीवन इन्हीं जानवरों पर निर्भर है। एकदम। इन जानवरों से उन्हें दूध मिलता है, खाल से वो पेटी, जूते, पानी की बोतलें बनाते हैं, बालों से चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल, सब कुछ। और उनका पहनावा भी तो काफी अलग होता है। वो भारी वस्त्र पहनते हैं। हाँ, वो उन्हें धूल भरी आंधियों और गर्म हवाओं से बचाने के लिए होता है। लेकिन क्या सारा जीवन चलवासी ही है या लोग कहीं बसते भी हैं? हाँ, जहाँ पानी है वहाँ स्थायी जीवन भी है। सहारा के मरुद्यान में और मिस्र में नील नदी की घाटी में लोग बसकर खेती करते हैं। अच्छा, खेती भी होती है? जी, पानी की वजह से यहाँ खजूर के पेड़ उगते हैं, साथ ही गेहूं, जौ और सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगने वाली कपास तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। क्या आज भी सहारा वैसा ही है जैसा सदियों पहले था या कुछ बदला है? नहीं, बहुत कुछ बदल रहा है। सहारा की जो सांस्कृतिक जीवन शैली है वो बदल रही है। किस वजह से? सबसे बड़ी वजह है तेल की खोज। इस क्षेत्र में तेल मिलना एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। तेल के अलावा भी कुछ मिला? हाँ, तेल के अलावा लोहा, फास्फोरस, मैंगनीज और यूरेनियम जैसे खनिज भी मिले हैं। तो इसका वहाँ की जिंदगी पर क्या असर पड़ा है? असर ये हुआ है कि अब ऊँटों की जगह ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग जो कभी कारवां चलाते थे, अब वो विदेशी पर्यटकों के लिए गाइड का काम कर रहे हैं। और बहुत से लोग अब शहरों की ओर जा रहे हैं, जहाँ वे तेल और गैस के कामों में नौकरी ढूंढ रहे हैं। चलिए अब एक गर्म रेगिस्तान से बिल्कुल विपरीत जगह पर चलते हैं। भारत का ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, ये कहाँ स्थित है? लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय मतलब ग्रेट हिमालयस में है। और इसके आसपास? इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण में जास्कर पर्वत है और सिंधु नदी इंडस रिवर लद्दाख से होकर ही बहती है। यहाँ कई ग्लेशियर भी हैं, जैसे गैंगरी ग्लेशियर। तो लद्दाख की ऊंचाई ही इसकी जलवायु को ठंडा और शुष्क बनाती है। बिल्कुल, इसकी ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी ज्यादा है। 8000 मीटर? हाँ, और इतनी ऊंचाई के कारण यहाँ हवा की परत बहुत पतली होती है। इसका असर ये होता है कि सूरज की गर्मी बहुत ज्यादा महसूस होती है। अच्छा। लेकिन यही पतली हवा गर्मी को पकड़कर नहीं रख पाती, तो गर्मियों में भी दिन का तापमान 0 से थोड़ा ही ज्यादा होता है और रात में -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। -30? हाँ। और सर्दियों में? सर्दियों में तो तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और बारिश? लद्दाख एक वृष्टि छाया क्षेत्र है, एक रेन शैडो एरिया, इसलिए यहाँ बारिश बहुत कम होती है, मुश्किल से साल में 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ बर्फीली हवाएं भी हैं और तेज जलाने वाला सूरज भी। तो यहाँ किस तरह की वनस्पति और जीव जंतु मिलते हैं? शुष्कता के कारण वनस्पति तो बहुत कम है। घाटियों में सरपत यानी विलो और चिनार के पेड़ दिखते हैं। गर्मियों में सेब, खुबानी और अखरोट जैसे फल भी खिलते हैं। और जीव जंतु? यहाँ रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक जैसे कई पक्षी हैं। जानवरों में जंगली बकरी, जंगली भेड़ और याक सबसे प्रमुख है। याक का क्या महत्व है वहाँ? याक के दूध का इस्तेमाल पनीर और मक्खन बनाने के लिए होता है। उसके बालों से गर्म कपड़े बनते हैं। वो एक तरह से वहाँ की जीवन रेखा है। यहाँ के लोगों का जीवन और संस्कृति कैसी है? यहाँ के निवासी या तो मुसलमान हैं या बौद्ध, और लद्दाख अपने पारंपरिक गोम्पा यानी बौद्ध मठों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, मैंने सुना है कुछ प्रसिद्ध मठ कौन से हैं? हेमिस, थिक्से, शे और लामायुरु, ये कुछ बहुत प्रसिद्ध मठ हैं। उनका रोज का जीवन मौसम के हिसाब से कैसे बदलता है? गर्मियों में जब मौसम थोड़ा ठीक होता है तो लोग जौ, आलू, मटर, सेम और शलजम की खेती करते हैं। और सर्दियों में? सर्दियों में जलवायु बहुत कठोर होती है, इसलिए लोग ज्यादातर समय घरों के अंदर उत्सवों और अनुष्ठानों में व्यस्त रहते हैं। आधुनिक दुनिया से इसका जुड़ाव कैसा है? कनेक्टिविटी कैसी है? लद्दाख की राजधानी लेह है और ये सड़क और वायु मार्ग दोनों से अच्छी तरह जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रे के जरिए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। और यहाँ की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या है? यहाँ की मुख्य गतिविधि है पर्यटन, टूरिज्म। देश विदेश से पर्यटक यहाँ गोम्पा देखने, ट्रैकिंग करने और उत्सवों को देखने आते हैं। तो यहाँ के लोग आधुनिकता और प्रकृति के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं? देखिए, यहाँ के लोगों ने सदियों से प्रकृति के साथ संतुलन में रहना सीखा है। पानी और ईंधन जैसे संसाधनों की कमी है तो वो इनका उपयोग बहुत बहुत सावधानी से करते हैं, कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। आज हमने दो बिल्कुल अलग रेगिस्तानों का सफर किया, सहारा की झुलसाने वाली गर्मी और लद्दाख की जमा देने वाली ठंड। हाँ। और ये सोचना कितना फैसिनेटिंग है कि कैसे दो अलग अलग एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में रहने वाले लोगों ने एक जैसी चुनौतियों का सामना किया है। जैसे पानी की कमी, कठोर मौसम, दोनों ही जगहों पर लोगों ने अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीने के तरीके विकसित किए हैं। तो अंत में एक सवाल मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगा। जैसे जैसे इन क्षेत्रों में पर्यटन और आधुनिक विकास बढ़ रहा है, ये सवाल उठता है कि प्रकृति और सदियों पुरानी जीवन शैली के बीच का ये नाजुक संतुलन भविष्य में कैसे बना रहेगा। बहुत जरूरी सवाल है। क्या आधुनिकीकरण इन अनूठी संस्कृतियों के लिए एक अवसर है या एक चुनौती? नमस्कार, इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलो यार, आज पर्यावरण वाला चैप्टर पूरा करते हैं। बिल्कुल टेंशन मत लेना, एकदम आसान भाषा में समझेंगे, जैसे दोस्त आपस में बात करते हैं। सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा और एग्जाम में पक्का याद आएगा। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। तो देखो, चैप्टर की शुरुआत एक कहानी से होती है। एक लड़का है रवि, जो छुट्टियों के बाद स्कूल जा रहा है और वो देखता है कि उसके स्कूल के पास जो खेलने का मैदान था, वहाँ खुदाई हो रही है। हाँ, और उसे ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे पता चलता है कि वहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है। ये सुनकर रवि उदास हो जाता है, क्योंकि उसका वो खेलने का मैदान, जहाँ हरी हरी घास थी, फूल थे, वो तो चला गया। और वो ये बात जाकर अपने टीचर को बताता है। हाँ, और देखो, यहीं से असली बात शुरू होती है। टीचर ने कहा, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वही पर्यावरण है। कितनी सीधी सी बातें हैं ना। बिल्कुल, इसका मतलब बहुत आसान है। हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं, चाहे वो जिंदा हों या बेजान, सब मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। तो रवि के दिमाग में तुरंत सवाल आया, अच्छा, तो इसका मतलब स्कूल की बिल्डिंग, क्लास की मेज कुर्सियां, खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट और मेरे दोस्त, ये सब पर्यावरण का हिस्सा हैं। हाँ। तो टीचर ने कहा, हाँ बिल्कुल सही, पर रुको, इसमें दो तरह की चीजें हैं। कुछ प्रकृति ने बनाई हैं, जिन्हें हम प्रकृति निर्मित कहते हैं, जैसे पहाड़, नदियां, पेड़, जानवर। एकदम सही। और कुछ इंसानों ने बनाई हैं, मतलब मानव निर्मित, जैसे सड़क, कारें, कपड़े, किताबें, ये सब। तो मतलब जो नेचर से मिला वो प्राकृतिक, और जो हमने बनाया वो मानव निर्मित। कितना आसान है। हाँ बिल्कुल।
अब देखो, यहाँ एक डायग्राम आता है जो बहुत जरूरी है। ये बताता है कि पर्यावरण किन-किन चीजों से मिलकर बना है। इसे पर्यावरण के घटक कहते हैं ना? हाँ, पर्यावरण के घटक। पहला है प्राकृतिक। इसमें वो सब आता है जो नेचर ने दिया है। जैसे जल यानी पानी, हाँ, इसको एक खास नाम दिया गया है, जल मंडल। हाँ। फिर है वायु यानी हवा, उसे कहते हैं वायुमंडल। और